आदाब मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे सामीन और नाज़रीन कराम, हर शाम 6 बजे आपके रूबरू होते हैं हम तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं, ये 15 मई से सिलसिला शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रवां-दवां है। हर शब हमारी कोशिश यही होती है कि आपके रूबरू कोई ना कोई इल्मी अदबी शख्सियत लाई जाए और अदब के हवाले से गुफ्तगू हो, ज़ुबान के हवाले से गुफ्तगू हो, और जो हमारी मायानाज़ शख्सियात हैं अदब के हवाले से, उनसे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। बहरहाल इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारा आज का प्रोग्राम है, जो ख़ुसूसी नशिस्त भी आप कह सकते हैं, शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब के हवाले से रखी गई है। और इस बीच में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी हुए हैं जहां हमने खिराज अकीदत पेश किया है, खिराज तहसीन भी पेश किया है, चाहे वो योम इकबाल की बात हो, योम गालिब की बात हो। हमारे दरमियान इस यानी चंद अगर दिनों की बात करें तो बहुत ही बरगज़ीदा शख्सियात में से एक, जिसको हम कह सकते हैं कि उर्दू के मुमताज़ नक्काद थे, फ़िक्शन निगार थे, शायर थे और रुझान साज अदबी रिसाला शब खून के बानी मुदीर, मेरी मुराद जदीदियत के इमाम शम्सुर रहमान फ़ारूकी मरहूम की बात है। आज हमारे दरमियान जो मेहमान हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे आज के मेहमान जो हैं मोहतरम उमर फ़ारूक साहब हैं, मारूफ शायर हैं, अदीब हैं और शम्सुर रहमान फ़ारूकी साहब के इंतहाई करीबी। आज इनसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी जहत पर रोशनी पड़ेगी, बहुत सारे नए नुकात सामने आएंगे और हमारे दरमियान जावेद अनवर साहब, जो तहरीक अदब के मुदीर भी हैं और तहरीक बक़ाए उर्दू के सीनियर नाइब सदर भी हैं। ये गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है बहुत अच्छी होगी, नेटवर्क साथ देता रहे। तो सबसे पहले मैं उमर फ़ारूक साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, आपका भी इस्तकबाल है। हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी होगा, यानी मेरी मुराद है हमारे दरमियान बहुत सारे मेहमान जहां आए, आज जो मेहमान हमारे सामने हैं, बहुत वक्त लगा इनको हमारे रूबरू आने में, क्योंकि हमने पहले भी कुछ गुजारिशात की थी तो इनकी अपनी कुछ मसरूफियात भी रही। बहरहाल एक बार फिर से तमाम सामीन, नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात का इस्तकबाल करते हुए जावेद भाई, मैं चूँकि बात तो करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि उमर फ़ारूक साहब से हस्बे मामूल जैसे हम एक रिवायती सवाल भी करते हैं कि आप कब, कैसे, किस तरह से इस उम्र की दहलीज तक पहुँचे हैं, और बाकी जो हमारा सिलसिला आज फ़ारूकी साहब के हवाले से होगा वो भी हो। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अंदाज में, अपने तरीके से, अपने तौर से उमर फ़ारूक साहब का इस्तकबाल भी करें और उनसे सवाल भी करें, और फिर मैं भी इसी का एक हिस्सा बन के आपके रूबरू रहूँगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ भाई। मेरी आवाज़ आ रही है? उमर भाई, आ रही है हाँ आवाज़? जी, जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी जी। उमर फारूक भाई, इस्तकबाल है आपका। नाजरीन, जी, बहुत आप शुक्रिया। तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूं अपने इस प्रोग्राम में, जो कि हमारा इल्मी अदबी प्रोग्राम, जैसा कि हमारे इरफान आरिफ साहब ने कहा है। तो नाज़रीन, पहले मैं उमर फारूक साहब का मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करता हूं। उमर फारूक साहब कानपुर के अहम ताजिरों में शुमार किए जाते हैं, और इसके अलावा इनकी तालीम जो है वो लंदन में हुई है, और शेरी ज़ौक़ इनका बचपन से चूँकि रहा है। तो इफ्तिखार आरिफ साहब उस वक़्त लंदन में हुआ करते थे, और जब ये तालीम हासिल कर रहे थे तो एक तकरीबन अक्सर इनकी मुलाकातें होती थीं और शायरी पर और अदब पर गुफ्तगू होती थी। तो इस तरह शायरी की नशोनुमा जो है इल्मी तरबियत के साथ-साथ जो अदबी तरबियत हुई, उसका एक बड़ा अहम वसीला इफ्तिखार आरिफ साहब के ताल्लुक से रहा, और उसका असर भी उमर भाई की शायरी में देखने को मिलता है। जिन लोगों ने इनको पढ़ा है, हमने तो छापा भी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका मजमूआ भी आने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जो है शनावर बशीर गौरी साहब, जो ज़ेब गौरी के जो है बेटे हैं,
ज़ेब गौरी साहब भी कानपुर के थे, ज़ाहिर है कि जो है बड़े अच्छे घरेलू ताल्लुकात रहे हैं, आना-जाना, उसके बाद महफ़िलें देखी हैं बहुत। उमर भाई ने उसका असर इनको पर रहा है, इनकी शायरी पर रहा है, नज़्में, ग़ज़लें जो लोग फ़ेसबुक पे देखते हैं, जो लोग और भी जो है देखते हैं, पढ़ते हैं, वो जानते हैं जिन्होंने सुना है उमर फारूक भाई को। तो जो है नाज़रीन हम अपने जो है जैसा कि इरफ़ान आरिफ भाई ने कहा है कि जो हमारा एक फ़ॉर्मेट है उस तरीके से, तो उमर भाई मैं आपसे ये कुछ बातें जो मेरे ज़हन में थी वो मैंने अर्ज़ कर दी, जो मैं जानता था। तो अब इस ताल्लुक से जो है फारूकी साहब से भी आपका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, घर की तरह जी जो है मरासिम रहे। तो सबसे जी पहले तो आप अपने ताल्लुक से कुछ अर्ज़ करें कि शायरी की नशो-नुमा में जिस तरह बिल्कुल मुनफ़रिद शायरी आपकी है, मतलब ज़ेब गौरी का असर भी इसको नहीं कहा जा सकता, ना बानी का असर कहा जा सकता है। कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ आपकी अपनी इख्तिरा है, कुछ आपके अपने तजुर्बात हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप भी जाते रहते हैं बिज़नेस के हवाले से, और वहाँ से भी कुछ ख़यालात, वहाँ की ज़िंदगी जो कि यहाँ से बड़ी मुख्तलिफ़ है, और दूसरे पूरी दुनिया के अदब पर आपकी नज़र भी रहती है, तो आप वहाँ से जो ख़मीर लाते हैं और अपनी शायरी बरतते हैं, हम आपकी शायरी भी सुनेंगे आखिर में इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आप बेशक। ये ज़रा-सा ज़िक्र करें कि जो है आपकी अदबी नशो-नुमा किस तरह हुई? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ कि असल में तालिब इल्मी के ज़माने से ही कानपुर में फ़ना साहब के कॉन्टैक्ट में हम आ गए किसी तरह से। फ़ना निज़ामी साहब जो थे वो हमारे नाना वग़ैरह के ताल्लुकात उनसे थे, और हम जिस मोहल्ले में रहा करते थे उसके सामने एक बड़ी मस्जिद थी जहाँ पर क़ारी एहतशाम साहब जो उसके पेश इमाम होते थे, वो फ़ना साहब उनके बहनोई थे। वाह! तो फ़ना साहब हर जुमे को वहाँ नमाज़ पढ़ने आया करते थे, और हम लोग बच्चों की तरह जैसे चाय लाना, पान लाना, तमाम चीज़ें जो ख़िदमत होती है, और हमारे वालिद भी बैठा करते थे उस नशिस्त में। तो जुमा को हम लोग बैठते थे नमाज़ के बाद, तो वहाँ से वो शेरी सफ़र का एक ज़ौक़ वहाँ से शुरू हुआ, और फिर थोड़े दिन के बाद मुझे ये अंदाज़ा होने लगा कि शायद मैं शेर कह सकता हूँ। तो मैंने माशा कोई एक शेर कहा और फ़ना साहब को मैंने सुनाया कि मैंने ये शेर कहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये तुम्हारा शेर है तो तुम शेर कह सकते हो। वाह फिर जी! उन्होंने कुछ मिसरे देना शुरू कर दिए मुझे, और जब इब्तिदाई जो होता है सिलसिला, और मिसरे पर फिर मिसरा लगाना शुरू किया, फिर वैसे ही इब्तिदा होती चली गई शायरी की। फिर मैं अभी कॉलेज में ही था कि मेरी मुलाकात शनावर और मूसा, ये ज़ेब साहब के दोनों बेटे थे, उनसे हो गई, और अभी मैंने इंटर ही किया था, 12th ही किया था। तो जब मुझे मालूम हुआ कि ये ज़ेब साहब के बच्चे हैं, तो मैं उनसे मिलने चला गया ज़ेब साहब के पास में। फिर ज़ेब साहब ने कुछ शेर-वेर सुने, तो उन्होंने कहा, "भई तुम्हारे अंदर शेरी इम्कानात हैं।" और उन्होंने फिर मुझे कहा कि, "तू मेरे पास आ जाएगा।" तो मैं रोज़ शाम को ज़ेब साहब के पास चला जाता था। तो वहाँ से इब्तिदा हुई हमारी शायरी की, और फिर मैं उसी दरमियान में, चूँकि घर में मैं बड़ा था अपने फैमिली में, तो वालिद के कारोबार के सिलसिले में मैं फिर लंदन चला गया। फिर मैं बहुत यूरोप में बहुत रहा मैं। तो मैं लंदन जब सफ़र पे जा रहा था, तो रामलाल जी ने मुझे अपनी एक किताब दी। उनका अफ़सानवी कोई मजमूआ था कि ये इफ्तिख़ार आरिफ़ साहब को लंदन में दे देना। मैं वो किताब लेकर के इफ्तिख़ार भाई के दफ़्तर उर्दू मरकज़ पहुँचा लंदन में, और उस वक़्त मेरी उम्र तक़रीबन 18 साल भी नहीं रही होगी। मैं अभी इंटर किया था मैंने, 18 साल के आस-पास की उम्र रही। तो इफ्तिख़ार भाई ने मुझे देखा, उन्होंने कहा, "भई ये रामलाल जी की किताब तुम लेकर के आओ, वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या सिलसिला है इस अदब से और उर्दू से?" तो मैंने कहा, "मैं शेर कहता हूँ।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा, हुँ, कोई शेर सुनाओ।" तो मुझे वो शेर याद है, मैंने एक शेर सुनाया उनको कि फलक तो चुप है, ज़मीं भी ख़ामोश बैठी है, कोई बताए वाह! कि इंसान किससे बात करे। तो क्या इफ्तिख़ार भाई ने कहा, "भई अगर ये तुम्हारा शेर है तो तुम्हारे अंदर इम्कानात मौजूद है।" और फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तुम आ जाया करो जब तुम्हारे पास वक़्त हुआ करे। और मैं लंदन बहुत रहा करता था, तो मैं शाम को उनके दफ़्तर चला जाया करता था, और फिर वहाँ दुनिया के तमाम बड़े अदीब और शायर उस वक़्त लंदन में हुआ करते थे। अहमद फराज भी वहाँ थे, और ज़िया-उल हक का दौर चल रहा था, पाकिस्तान के सारे शायर लंदन में मौजूद थे। तो उर्दू मरकज़ में मैंने इतने बड़े अदीब शायरों को सुना वहाँ पर, तो वहाँ बड़ी हमारी जो है वो तरबियत हो गई शायरी में और अदब। और चूँकि ज़ेब साहब से ताल्लुक़ था, तो ज़ेब साहब का ताल्लुक़ फ़ारूक़ी साहब से था।
तो वहां से हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर फारूकी साहब के एक कजिन है कानपुर में, काजी नूरुल साहब, जो हमारे मोहसिन भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, सब कुछ हैं। तो वो काजी नूरुल साहब को मैं नूर भाई कहता हूँ, नूर भाई फारूकी साहब को भाई कहते थे। तो उस निस्बत से फारूकी साहब को भी हम भाई कहने लगे, और हम लोग अक्सर व बेशतर इलाहाबाद जाया करते थे उनसे मुलाकात के सिलसिले में, और सुबह पहुंच जाते थे, शाम तक उनके घर में ही रहते थे। तो फारूकी साहब की बड़ी शफकतें, बड़ी मोहब्बतें। और फारूकी साहब का जब इंतकाल हुआ तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इधर हम लोग इस कदर बदलते दौर में सफर कर रहे हैं कि अब एहसासात मरते चले जा रहे हैं। तो होता ये था कि पिछले कुछ अरसे में मैंने ये महसूस किया था कि तमाम मौतें हुई हमारे खानदान में, अजीज व कारिब में, दोस्तों में, लेकिन वो दर्द नहीं हुआ करता था। लेकिन फारूकी साहब के इंतकाल पर इस कदर मुझे रंज हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मतलब 10-15 सालों में मैंने जो महसूस नहीं किया होगा। और जब वो दिल्ली में थे और जब मुझे पता चला कि कोरोना में एडमिट हुए, तो मैंने उनको मैसेज किया कि इंशाअल्लाह भाई आप जल्द सेहतयाब होकर के वापस आएंगे। लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी, और फिर बाद में मुझे इत्तला मिली। तो भाई का हमारा ताल्लुक बड़ा ही, उनकी मोहब्बतें, उनकी शफकतें, और अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। भाई की शख्सियत भाई की जो शख्सियत जो इल्मी और अदबी है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पर्सनली मैं उनको जितना जानता था, भाई एक बड़े अजीम आदमी थे। और अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और मुझे बड़ा कलक है उनके जाने। और फिर यहाँ से सिलसिला शुरू होता चला। हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। बहुत से नाज़रीन जो हैं आपको सलाम और दुआ यहाँ पेश कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए गिनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स फिर कभी। रियाज गिलानी साहब हैं, शब्बीर अहमद कादरी साहब हैं, परवेज मुजफ्फर साहब हैं। इन्होंने तो 2-4 कमेंट किए हैं, लेकिन एक कमेंट इनको जो मुझे वाकई पढ़ना अच्छा लग रहा है, वो कहते हैं कि सब देखा बाला है, कोई लंदन वाला है। तो ये आपको देख के इस वक्त इन्हें अच्छा। उसके बाद हनीफ कमर साहब जो तरियाक के साथ जुड़े हुए हैं, हनीफ कमर साहब हैं। परवेज मुजफ्फर साहब के साथ साथ न्याज अहमद शाह, यानी ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और निहायत उम्दा गुफ्तगू का सिलसिला जो है ये चल पड़ा है। ये सारे कह रहे हैं कि इंग्लैंड में जिस तरह की परियां नजर आए, मंजर कभी ऐसा ना हिंदुस्तान में देखा। बहरहाल ये परवेज मुजफ्फर साहब कुछ बेहतरीन अशार के साथ खराज और आपको दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जिन शख्सियात का आपने जिक्र किया, चाहे वो फना साहब हो, ज़ेब गोरी साहब हो, इफ्तिखार आरिफ साहब हो, अहमद फराज साहब हो, और यहाँ तक के जिनको आप यानी भाई कह के पुकारते रहे, शमीम, अपने शम्सुर रहमान फारूकी साहब। दुनिया जहाँ जहाँ भी उर्दू की बस्तियां आबाद हैं, वहाँ वहाँ से आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और आपका उनके साथ यानी उठना बैठना जिस अंदाज से आप बयां कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र रहा होगा। तो इस सफ़र में बहुत सारी तहरीरें जो आपने भी उन्हें दिखाई होंगी, और फिर किस तरह से ये सिलसिला आगे चलता रहा। तो मैं शायरी के हवाले से ही यही पूछूंगा, क्योंकि खुद उनका एक शेर जो इन दिनों बहुत आम होता जा रहा है कि बनाएंगे नई दुनिया हम अपनी, बनाएंगे नई दुनिया हम अपनी, तेरी दुनिया में अब रहना नहीं है। तो ये शम्सुर रहमान फारूकी हैं, और इस तरह के बहुत सारे अशार हैं, उनकी बहुत सारी तख्लीकात हैं, वो नाम फिर कभी हम गिनाएंगे या कुछ देर बाद। शायर के एतबार से आपने उनको कैसा पाया, तो इसके बाद जो है शख्सियत के हवाले से जावेद भाई बात करेंगे। शायर, क्योंकि उनकी बहुत सारी जिहात हैं, बहुत सारी हम क्वालिटीज देखते हैं, अगर फिक्शन निगार के तौर भी, नक्काद के तौर पर भी, लेकिन बतौर शायर आप कैसा उनको पाते थे, फिर बतौर इंसान जो है? ऐसा है कि भाई असल में फारूकी साहब के सिलसिले में ऐसा है कि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि उनके बारे में कोई, उनकी इल्मी इस्तेदाद के बारे में कोई कमेंट करूं या अपनी राय दूं। मैं सिर्फ ज़ाती तौर पर उनके सिलसिले में ही कह सकता हूं कि हमारा जो उनसे ताल्लुक था वो बड़ा मुख्तलिफ था, और हमको बड़ी मोहब्बतें उनकी मिली, और मुझे शफ़कून में उन्होंने शाया भी किया, और मुझे बहुत मानते थे।
बड़ी मोहब्बत करते थे। तो और बाकी फारूकी साहब के सिलसिले में तो दुनिया ने लिखा है और बाकी जी लोग लिखते रहेंगे। उन्होंने जितना लिखा है अदब में, उनका काम बहुत बड़ा काम है। तो उनके बारे में मैं अपनी कोई राय दूं ये मुनासिब नहीं लगता। लेकिन मैं जाती तौर पर ये कह सकता हूँ कि हमारा जो भाई का ताल्लुक था वो हमारे लिए बहुत एक एक सरमाया है मेरे लिए। जी उनके जी साथ जो भी वक्त गुजारा हो, आप देखिए वो तस्वीर मैंने एक फेसबुक पर पोस्ट की थी, उसमें जिस शफकत से उन्होंने मेरे कांधों पर हाथ रखा है, आप उससे अंदाजा कीजिए कि कितनी शफकतें, कितनी मोहब्बतें मुझे उनकी मिलती रही हो। बेशक तो हम बेशक। उस एहसास के साथ अपने सफर को जारी रखना चाहते हैं। और बाकी अदब के सिलसिले में तो दुनिया है उनके ऊपर बात करने के लिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं इस सिलसिले में बात करने के लिए। तो ये जी सिलसिला जान है। भाई। जी जी उमर भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। जाहिर है कि जो है उनकी शफकतें यकीनी तौर पर बहुत थी, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि उनकी जी, शफकतें भी उनके साथ थी जो खाली ज़हन नहीं थे। ये बात आपने ये सही भी मैं कही। आपको बताऊं ये बहुत ये भी बड़ी मैं बात आपको है। ये बताऊं बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल कि सही। बहुत बड़ी बात, ये जी, बहुत बड़ा जुमला आपने कह दिया क्योंकि जान। आपकी जी, आपकी दुआ से मेरा भी बड़े मरासिम रहे। जैसे आप कानपुर से इलाहाबाद आते थे, तो वैसे ही हम बनारस से इलाहाबाद जाते थे, और सुबह की जी, ट्रेन जी, आप पकड़ते होंगे उमर भाई, सुबह की ट्रेन हम भी पकड़ते थे। जी, मैं और जी, आरिफ जी, हिंदी जाते थे, 10 साढ़े 10 तक जी, पहुंच जाते थे, दिन में उनके पास बैठते थे, शाम को हम वापिस आते थे। जी, तो बड़ी जी, जी, शफ़क़तें रही, लेकिन हमने देखा है वहाँ लोगों की, जहाँ हमने पज़ीराई देखी है फारूकी साहब के जो उसमें, यानी उनका वक़्त इतना कीमती होता था कि हमने बिल्कुल लोगों को सही वहाँ बात। से कि कुछ लोग जाफ़र रज़ा समझ के उनको चले गए, माहिर प्रेमचंद समझ के चले गए, तो उसके बाद हमने देखा उनको हम्म, डाँटते हुए, किताब उठा के उनको चलो निकल जाओ यहाँ से। जी, तो जी, यानी वो जो उनका जो इल्मी अदबी जो वक़्त होता था, जो मुताले का वक़्त होता था, मुझसे कहते थे यार कितना घंटा पढ़ते हो? साहब 4 हम्म, घंटा। अरे यार 4 घंटा पढ़ते हो? मैं तो इतनी उम्र में 6 घंटा पढ़ता हूँ, तुम 4 घंटे में क्या करोगे? हम्म, हम्म, इस तरह का जुमला होता था। तो शफ़क़तें यकीनी तौर पर फारूकी साहब की यकीनी तौर पर उन पर होती थी, लेकिन जिसमें वो कुछ अहम चीज़ें देखते थे या महसूस करते थे कि अगर इसकी जी, पज़ीराई की जाए तो कुछ आगे करेगा। इसकी सबसे जी, अहम जी, मिसाल मैं नाज़रीन मैं आपको बताऊँ कि मुझे भी शायरी का शौक था। मैं आपको बताऊँ जी, उमर भाई, तो जी, उससे पहले कुछ मज़मून भी मैंने लिखे थे। जी, तो एक मज़मून था बानी पर मज़मून मैंने जी, लिखा था, बड़ा डरते-डरते। तो चूँकि इतने हम्म, ताल्लुकात हो गए थे, हमने इंटरव्यू भी किया था उनका बड़ा शानदार, जो फारूकी महव गुफ्तगू में मौजूद भी है और शाया भी जी, हुआ था, शबखून में शाया हुआ। उसके बाद जो वहाँ फ़िक्र तहकीक में भी शाया हुआ था वो इंटरव्यू, हम्म, तो जदीदियत के हवाले से था। तो उन्होंने जी, जो है मैंने मज़मून दिया था कि फारूकी साहब ज़रा इसकी देख लीजिए, अगर बानी पे मैंने कुछ लिखा, गाने बानी उस वक़्त यानी 25-30 साल पहले तक बानी के ऊपर चंद मज़ामीन थे। अब तो ख़ैर कुलियात जी, भी आ गए, लोग लिख रहे हैं, लेकिन उस वक़्त 10-12 थे। तो जी, 10-12 में राम प्रकाश शाही साहब का मज़मून था और कुछ लोगों का था, फारूकी साहब का था। इसके अलावा जो इनका था अतीकुल्लाह सर ने लिखा था, गोपीचंद नारंग का मज़मून था। 2 मज़मून तो आखिरी मजमूए शफ़क़ शजर में मौजूद भी हैं। हम्म, तो मैंने इसी तरह दिया था कि आप देखिएगा ज़रा फारूकी साहब। अच्छा ठीक है, 2-3 महीने जनाब गुज़र गए, हम जाते भी रहे, गुफ्तगू करते रहे, माँ-बाप जदीदियत पे भी गुफ्तगू होती रही, उनके हवाले से भी और भी गालिब के ताल्लुक से। तो 3 महीने बाद मैंने उनसे पूछा थोड़ा-सा कि फारूकी साहब, वो मज़मून डरते-डरते कि फारूकी साहब वो मज़मून मैंने दिया था, और जनाब उनकी याददाश्त ऐसी थी उमर भाई, आप इसके गवाह होंगे, जी, इरफान भाई, नाज़रीन जी, मैं जी, बता जी, दूँ जी, कि जी, 25-25, 30-30 साल का वाक़या, आप सिर्फ़ उन्हें याद दिलिए, एक-एक लफ्ज़ याद। ठीक बात। जी, हमारे हमारे उस्ताद हनीफ नकवी साहब कहा करते थे कि यार उसके वहाँ तो यहाँ पे रखा रहता है, यहाँ पर रखा रहता है। जी, इस जी, तरह जी, कहते हैं हनीफ जी, नकवी साहब। जी, तो मैंने उनसे पूछा तो यही कहा कि अरे साहब जो है हाँ, हाँ, वो तो छपने को चला गया। तो मैं डर गया, कहाँ हम्म, छपने को भेज दिया, क्या किया? तो फिर मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह शुमारा नंबर 247, 20-22 साल जी, गुज़र गए शबकुन जो जी, शुमारा शाया हुए। तो उस वक़्त हम एमए कर रहे थे। बनारस हिंदू जी, यूनिवर्सिटी से हम एमए का तालिब इल्म थे। तो जी, बानी पे मज़मून छप गया। तो उन्होंने लिखा है पीछे, जो वो हम्म, लिखते थे इस बज़्म में, तो उन्होंने लिखा कि जावेद अनवर ने हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी मुकम्मल की है। और पीएचडी में आजकल, उस वक़्त मैं हम्म, एमए का तालिब इल्म था, बीच में लंबा गैप। जी, तो बाद में मैंने उनको जी, कहा कि फारूक साहब, कहा यार हमने पहले ही तुमको डिग्री दे दी। इस तरह की बातें, तो हम्म, इतनी शफ़क़तें थीं। जब जब जी, जो है उनकी जो है अहलिया मोहतरमा थी, वो मुझे बेटी की तरह जी, मानती थीं। और जो जी, तहरीक अदब का पहला शुमारा निकला, जो पहला जी, शुमारा तहरीक अदब का निकला था, नाज़रीन, तो उसपे उस वक़्त उनका इंतकाल हुआ था। तो उसपे अभी भी मौजूद है, जिनके पास पहला शुमारा है तहरीक अदब का, मैंने लगाया था। बड़ा अच्छा जुमला इत्तेफ़ाक से निकल गया था, चूँकि हमें भी दिली रग़बतें थीं। जब उस वक़्त माँ-बाप जदीदियत का बड़ा दौर चल रहा था, फारूकी साहब पे कुछ हमले भी हो रहे थे, इस ताल्लुक से, जी, यानी
नारंग साहब की तरफ से तो कम, उनके जो और लोग जो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं या जिनको फारूकी साहब ने एक जमाने में कुछ नहीं समझा था या दहलील के साथ रद्द किया था, तो उनका एक बड़ा गिरोह चल रहा था। हम भी उसमें शामिल थे, कुछ चीजें हमने इधर से भी लिखी बहरहाल। तो उसमें उन्होंने कहा था कि बेटा क्या मैं अब नमाज पढ़ लूं शुक्राने की, ये जुमला था उनकी अहलिया मोहतरमा का। तो मुझे बड़ा वो राम भी जज्बाती तौर पर बड़े जुड़े रहे। तो फिर जब हुआ तो मैंने लिखा तो उसमें माँ सिर्फ माँ होती है, ये मैंने पहला वो था, माँ सिर्फ माँ होती है, कोई भी देख सकता है। उसके बाद फिर रहा मामला, फिर जो है कुछ दिन बाद ऐसा रहा कि जाहिर सी बात है कि फारूक साहब की शख्सियत के एतबार से या जिन्होंने जो लिखा उस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं इधर प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप भी देखेंगे उमर भाई, इरफान भाई आपने भी पढ़ा है फारूकी साहब को, कि हम इधर गौर कर रहे हैं कि जो गुफ्तगू हो रही है फारूकी साहब के ताल्लुक से, जैसे हमने अपने इस उन्वान रखा है अजीम शायर, अजीम नाकिद या अजीम फिक्शन निगार। तो अभी जो गुफ्तगू हो रही है जो तो बहैसियत नाकिद को उनकी जो शख्सियत है या वो जो है वो झैल में यानी दूसरे नंबर पे चली गई है। आप इंडी टीवी को प्रोग्राम देखिए जिन्होंने खराज तहसीन पेश की, कुछ कई चांद थे सर आजमे का तस्करा किया, या उसके बाद जो है उसका तस्करा किया, या शेर शोरंगेज का तस्करा किया, जो कि खुद मीर इतनी बड़ी शख्सियत, गालिबन सबसे बड़ा शायर फारूक साहब तो मानते थे कि भाई गालिब के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती थी कहते यार गालिब को तो बड़ा शायर मानते हैं, लेकिन मीर के बाद ये जुमला उनका होता था। तो इस वजह से भी तो इसमें आप देखिए कि एक जमाने तक ये भी रहा कि जो तख्लीक पर तनकीद के गलबे की जो बात होती रही, जो मेरा जहन कहता है ये पूरी तरह उसका रद्द है कि फारूकी साहब को लोग जो एक जमाने से जो कि नाकिद जो है वो तस्लीम करते रहे, जदीदियत का इमाम वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि बात उनकी हो रही तख्लीक के हवाले से हो रही है। बिल्कुल कि भाई आसमान मेराब है, फिक्शन निगार है, सवार और दूसरे अफसानों पे गुफ्तगू हो रही है। लेकिन बहैसियत नाकिद भी जो उनकी अहमियत मुसल्लम है उमर भाई, तो मैं देख रहा हूँ उसमें 2-3 किताबें बड़ी अहम है। एक जो बहैसियत नाकिद के जो कि पहली बार उन्होंने लिखा है जो है वो किताब थी शेर, गैर शेर और नस्र, जिसमें नज्म मुनज़्ज़म तौर पे इस बहस पे जिस पे गुफ्तगू की गई थी, जो फारूकी साहब की जो है शख्सियत की जामिन भी थी, मतलब नाकिदाना जो कद उनका था, जब उन्होंने लिखा खुद सवाल कायम करना, खुद उसका जवाब देना। गुफ्तगू मेरी फारूक मुश्तर साहब, इरफान आरिफ साहब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हिमालयन एजुकेशन मिशन सोसाइटी के वो सरपरस्त हैं, हिमालयन डिग्री राजौरी में है और बड़ी अहम शख्सियत है। और शबखून से उन्होंने बड़ी जो है वो की, बड़ी रगबत थी उनको, और उनका जहन खोलने में, उनको आगे के इम्कानात का पता बताने में शबखून का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने धुनक नाम का रिसाला भी निकाला था, धनक, जिसको जो कि जो है शबखून की बिल्कुल शबखून की तर्ज पर था, और बड़े बड़े मरासिम रहे, उनका बड़ा काम किया, उन्होंने रोशनी हासिल की बताते हैं। तो ये जो सवाल कायम करना और उसके बाद जो जवाब देना, तो ये जो चीज थी इस पर जो है गुफ्तगू कम है। दूसरा बड़ा काम जो फारूकी साहब का था तहकीक के मामले में, अजीम मुहक्किक हम लिखना भूल गए इरफान भाई, दास्तान अमीर हमजा जी उस पे एक बार मुझे याद है उमर भाई कि हम बैठे थे, तो मैंने कहा था कि फारूकी साहब ये पत्थर की लिखाई पे क्या लग गए, आप ये काम कर रहे हैं पत्थर की लिखाई, वो उसका कोई वो नहीं, आप आगे के इम्कानात देखिए, आपने काम किया। तो कह रहे यार मुझे अपने जमाने में कोई नजर नहीं आता, और कुछ हौसला अफजाई के जुमले भी हम लोगों के लिए कह दिए थे कि हम लोगों की क्या हैसियत थी, छोटे मोटे लोग थे, कि यार अब दास्तान अमीर हमजा पे अब तुम लोग काम कर सको तो करो, वरना इस दौर में तो कोई नजर नहीं आता। तो ये एक बड़ा काम उन्होंने किया, जाहिर है कि किया, मुकम्मल किया। और उसके बाद जो है उस जमाने में था कि यार मैं अपने वक्त गिन रहा हूँ, कुछ मौज़ूआत हमने दिए थे, कुछ मौज़ूआत थे कि साहब जो है इस पे भी लिखिए, उस पे भी लिखिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, आपने इस पे नहीं लिखा, क्योंकि गुफ्तगू फिर इस तरह की हो गई थी कि हम बैठ के बाकायदा बहस करते थे, खुतूत मेरे पास मौजूद हैं। तो ये दो चीजों पर, उन दो चीजों पर जो है जो गुफ्तगू नहीं होती, यकीनी तौर पर मैं नाज़रीन आपको ये बताऊं कि आप यकीनी तौर पर पढ़ें शेर, गैर शेर और नस्र जो उनकी किताब है। एक किताब है उर्दू का इब्तिदाई जमाना, और एक किताब जो है उनकी जो मैंने कहा लफ्ज़ मानी, इनका मज़ामीन का तनकीद मज़ामीन का बड़ा अहम मजमुआ है। शेर और शोरंगेज़ के बारे में आप जानते हैं, गालिब पे जो उन्होंने गुफ्तगू की है खुद शेरियात के हवाले से। और मैं आपको बताऊं उमर भाई कि बड़े बड़े लोगों ने उनके चिराग से चिराग जलाए हैं। अगर पढ़ा जाएगा तो देखा जाए कि यार जो है जिन्होंने शेरियात के बाद में गुफ्तगू की, जो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की आगे बढ़ा करके, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ फारूकी साहब का रहा है।
और फारूकी साहब की जो नस्र की जो सलासत है, फारूकी साहब की जो नस्र की जो सलासत है, जो रवानी है, सवाल कायम करना, वो तो अपनी जगह पर, इससे कई लोगों ने इस्तेफादा किया। और फारूकी साहब ने भी, अगर लोगों ने मीराजी को पढ़ा है नाजरीन, मीराजी की किताब है मशरिक व मगरिब के नगमे है, उन्होंने जो नज्मों का तजिया किया उसका नाम है इस नज्म में, तो उसका जो उसलूब है खास तौर से मशरिक व मगरिब के नगमे का, तो आप देखिएगा बिल्कुल फारूकी साहब की तरह है। नहीं, फारूकी साहब ने वहां से इस्तेफादा किया। अस्करी साहब की भी जो तहरीर होती है थोड़ा गुंजलक होती है, यानी आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ नहीं समझ सकते, लेकिन वजीर आगा के साथ यही हाल है। लेकिन आप अगर ना उनकी पढ़े, और इरफान भाई मैं आपको बात बताऊं कि हैरानी होगी कि अगर जो है मीर गुलाम रसूल नास्की साहब, उमर भाई, ये बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर का, मीर गुलाम रसूल नास्की साहब, उनसे बड़ा इंशा परदाज दानिश्वर मैं किसी को अभी तक, किसी की तहरीर मेरी नजर से नहीं गुजरी, जितनी शफाफ बेहतरीन सलीके से वो बात करते थे, तनकीदी मज़ामीन में उनके बड़े अच्छे हैं। तो उसका असर मुझे लगता है कि फारूकी साहब ने लाशऊरी तौर पे, जाहिर सी बात है, या पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन जो मतलब जो साइंटिफिक तहरीर जो होती है ना, जैसे अभी मैं देखता हूँ मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की या कुछ और लोग हैं, तो जो लिखते हैं मतलब कि यार समझ में, यानी आगे आप सवाल कीजिए, यानी गालिब ने कहा ना कि कासिद के आते आते एक खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब को। बिल्कुल वही बात की, जैसे पता था फारूकी साहब को कि यार अगला सवाल क्या बनेगा और उसका जवाब क्या मिलेगा, और उससे मतलब हजारों लोगों ने, मतलब तो मैं समझता हूँ कि 90% नाकिदीन ने इस्तेफादा किया है इस तरह की तहरीरों में। मैंने खुद इस्तेफादा किया है, मैं खुद जो है लिखता हूँ, जिस तरह का सवाल कायम करना फिर उसका जवाब देने का जो मेरे मजामीन में मिलता है, जो चीजें मिलती हैं, यकीनी तौर पर वो फारूकी साहब की थी। जी इरफान भाई, बहुत ही खूबसूरत सिलसिले से आपने भी बातें रखी हैं। आपने चंद किताबें गिनाई, मैं भी कुछ किताबें लिख पाया हूँ। बेशुमार इनका असासा है हमारे अदब में। तफहीम गालिब की अभी बात की जाती रही है कि गालिब को अगर समझना हो तो शम्सुर रहमान फारूकी की तफहीम गालिब पढ़ें। शेर शोर अंगेज की बात आपने की, जाहिर सी बात है 4 जिल्दों में यानी ये किताब है, और मीर तकी मीर को समझने में शेर गैर शेर और नसर की आपने बात की। इसके अलावा जो है देखिए लुगाते रोजमर्रा है, हाउ टू रीड इकबाल, यानी उन्होंने खूबसूरती से इकबाल को पढ़ना कैसे पढ़ें, तो वो भी आप, कई चांद थे सरे आसमां उनका नावल, जिसपे आज हर दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो बात कर रहा है। अफसाने की हिमायत जैसी एक किताब, फिर 4 समत का दरिया, आसमां महराब इनका यानी जो शेरी मजमुआ, फिर अरूज आहंग और बयान, उर्दू गजल के अहम मोड़, गंजे सोख्ता, अदबी तख्लीक और अदबी तनकीद जैसी किताब। फिर जो इन्होंने तरतीब दी है बेशुमार किताबें, जिनमें से मैंने 3-4 बहुत अहम लिखी हैं, जो अक्सर व बेशतर हम कहते हैं कि नाजरीन या जो भी कायरीन है वो पढ़ते हैं। उर्दू कुलियात गालिब हो या तोहफतुल सरूर हो या दरस बलागत जैसी किताबें, और तर्जमे भी इन्होंने बहुत सारे किए हैं। शेरियात का हवाला आपने दिया है, बेशक के बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो अरस्तू हो या और इससे बहुत सारे पहलू निकलेंगे, शेरियात जैसी किताब यानी इन्होंने उर्दू में दी है। और इसके अलावा बहुत सारे एजाज़ात इनके नाम है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की डीलिट की डिग्री हो या सरस्वती सम्मान हो या साहित्य अकेडमी का, और सबसे बड़ा हम कहेंगे कि पद्मश्री जैसा एजाज इन्होंने हासिल किया है। लेकिन उमर साहब, आप चूंकि इनके बहुत करीबी रहे हैं, ये तमाम तर जो भी इनकी इल्मी अदबी चाहे वो महफिलें रही हैं या लोगों के साथ गुफ्तगू रही है, इस बीच में आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उनके फन पे तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बहैसियत इंसान, बहैसियत शख्स, ये जब एक दूसरे से इस तरह की महफिलों में जाना, बैठना, एजाज़ो इनामात हासिल करना, आपने कैसा पाया इनको, और किस तरह की ये अपने दोस्तों में मतलब एक शख्सियत रखते थे? कोई एक दो वाकया हो इरफान भाई, कोई एक दो वाकया हो इरफान जो है, मैं माफ कीजिए, जो कोई एक दो वाकया ऐसा हो उमर भाई, जो आपके साथ जाती तौर पे जिससे आपको रोशनी मिले हो, फारूकी साहब की शख्सियत में नुमाया हो, वो आप बताएं। देखिए, फारूकी साहब बहुत ही डाउन टू अर्थ थे, और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत ही रकीकुल कल्ब थे, और बहुत वो अल्लाह से मतलब ऐसी उनकी मोहब्बत थी। और वो जब बात करते थे कि मैं अपने आप को, जब कहते थे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और रोने लगते थे, तो इंसान तो बहुत ही उम्दा थे, अजीमुल मर्तबत आदमियों इंसानों में से वो एक थे, और रकीकुल कल्ब बहुत थे। तो ये बात जो है उनके एक अच्छे इंसान होने की दलील है। और बाकी पर्सनल लेवल पर हमारे उनसे बहुत सारे सिलसिले वाकयात, हम लोग जब बैठते थे हर तरह की बात होती थी।
और हमसे उन्होंने बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफकत और ऐसे बात करते थे, हम तो उनके इल्मी एतबार से कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे, लेकिन वो जब हमसे बात करते थे तो हमें लगता था कि जैसे हम कुछ जानते हो, या हमें कुछ शेर अगर हमने कोई सुनाया या हमने कोई नज्म सुनाई तो वो ऐसे बात करते थे कि जैसे मैंने कुछ ठीक ठाक कह लिया, जबकि उनकी नजर में इतना अदब है, इतना सब कुछ है कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते। तो ये एक बड़े आदमी की निशानी है। और बाकी उनको जो है अदब के सिलसिले में और बाकी चीजों में तो सब आप लोग बेहतर जानते हो। और हमारे अपने पर्सनल बहुत से सिलसिले हैं जिसको हम जाहिरी तौर पर हर एक के सामने उसको नहीं कह सकते, वो हम लोगों के कुछ ऐसे सिलसिले हैं। लेकिन बहरहाल भाई की शफकत और भाई की मोहब्बत का कोई जवाब नहीं। और भाई जब आप वो बैठते रहे होंगे कभी कभी हम ये मैं बताऊं आपको उमर भाई, वो जो शायरी जो शबखून में आपकी जो तख्लीकात शाया हुई, तो मैं चाहूंगा अगर उसमें से कुछ मिसरे याद हो आपको तो वो जरूर आप हमारे नाज़रीन को। जी वो मैंने शाया हुई एक नज़्म मुझे याद आ गई उसमें। हाँ, एक नज़्म याद आ गई उसमें जो शबखून में भाई ने शाया की थी कि वो नज़्म है मुख्तसर से नज़्म है वो के मुझे अभी जहन में थी मेरे, वो नज़्म चली गई, मुझे याद आ जाएगी अभी, फिर मैं सुनाता हूँ आपको। गजल भी आप सुना सकते हैं। जी जी, गजलें जो आपकी तब शाया हुई हैं और अब की भी जो आप जो पसंदीदा अपनी गजल सुनाना चाहें, हमारे नाजरीन उसके भी इंतजार में हैं। मैं एक नज़्म सुना देता हूँ कि दरों को खोल के सब रास्ते तमाम हुए, हम अहले दर्दे मोहब्बत कहाँ कहाँ भटके। क्या बात है। सफर की गर्द भी अब थक के सारी बैठ गई, जमीन पे आबला पाई का ये करम भी रहा। फरेबे जादे हस्ती की आजिजी की कसम, मोहब्बतों में भी ऐसे मकाम आते हैं कि दस्तरस में वही हो जो दिल की ख्वाहिश हो। क्या बात है, दस्तरस में भी दरों को वही। खोल के सब रास्ते तमाम हुए, हम अहले दर्दे मोहब्बत कहाँ कहाँ भटके। सफर की गर्द भी अब थक के सारी बैठ गई, जमी पे आबला पाई का ये करम भी रहा। फरेबे जादे हस्ती की आजिजी की कसम, मोहब्बतों में भी ऐसे मकाम आते हैं कि दस्तरस में वही हो जो दिल की ख्वाहिश हो। क्या बात है। और दिल की ख्वाहिशें बेशुमार होती हैं, लामहदूद होती हैं, बेकरां होती हैं, और फिर वो सब दस्तरस में हो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक नज़्म और याद है तो मैं आपको सुना देता हूँ कि मुद्दत के बाद कूचे जाना में जब गए, ऐसा हिजाब था कि नजर तक न उठ सकी। कुछ वक्त तो हिसारे गमे जा में कट गया, फिर उसके बाद सारा बदन खाक हो गया। और वहशत में ढूंढते रहे होने का सिलसिला, लेकिन सफर का बोझ उठाना मुहाल था। पहरों तलाश करते रहे कोई रास्ता, फिर यूं हुआ कि हमने भी दस्तार खोल दी। लेकिन ये हुस्न शान मोहब्बत का मौजज़ा, शानों पे सर जो था वही दस्तार हो गया। वाह वाह वाह, शानों पे सर जो था वही दस्तार हो गया। तो ये इस तरह की जी। इस बीच में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उनको कुछ को मैं पढ़ता हूँ और कुछ के नाम आपको बताता हूँ जिन्होंने आपकी इन नज़्मों पे वाह की है, गोया के दादो तहसीन से नवाजा है। हामिद खांडे साहब हैं, परवेज मुजफ्फर साहब हैं, इम्तियाज अहमद असगर साहब हैं, फारूक शेख साहब हैं, असमत आरा हैं, अब्दुल गनी नकडोई हैं, और खालिद नदीम बदयूनी हैं, रियाज सैयद नातिक जाफरी साहब हैं, रियाज गिलानी साहब हैं। तो बहरहाल इस बीच में बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत, शाबाश, उम्दा गुफ्तगू, या तमाम तर चीज़ें। परवेज साहब कह रहे हैं कि मेरे पापा की याददाश्त भी बहुत अच्छी थी और वो कहते हैं
कि फारूकी साहब की याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक कमेंट यहाँ किया है, मैं उसी का सहारा लेते हुए आपसे ही पूछना चाहूंगा कि चाहे वो शबखून हो या खुद शबखून के बानी मुदीर की हम अगर बात कर रहे हैं शमसुर रहमान फारूकी साहब, इन्होंने बहुत सारे शायर भी बनाए, बहुत सारे नाकिद भी बनाए, इसमें कोई शक नहीं है। यानी तहरीक ये जो चली जदीदियत की, यानी ये हम 60 और 80 के बीच में बहुत सारे सवालात भी उभारे गए। किसी ने कहा कि कहानी गुम हो गई, और चाहे वो जदीदियत के नाम पर अलामत ने यानी अलामत सर चढ़कर बोलती रही, तजरीदत बोलती रही, या कुछ अलग जो भी तजुर्बात होते रहे। इस बीच में इन्होंने एक नाम यहाँ गिनाया है, मैं उसी को यहाँ कहूँगा कि जफर इकबाल जैसा शख्स जो है बेहतरीन शायर बनाने में इनका एक अहम किरदार रहा है। बेशक कहते हैं कि 2002 के बाद जो है ये इत्तेफाक राय जो थी, ये गोया कि हम कह सकते हैं कि इनकी बदल गई। और खुद इन्होंने एक और कमेंट में लिखा है कि मैंने भी एक बार खत और गजल भेजी थी फारूकी साहब को, और उन्होंने पापा को लिखा कि भाई खत शाया हो सकता है। तो बहरहाल बहुत अच्छा है, और आपके शानू पे जो सर था वही दस्तार हो गया। विलायत हुसैन साहब, परवेज साहब, खांडे साहब, तमाम तर जो लोग हैं। इस बीच में चूंकि आप भी एक शख्स हैं, शायर भी रहे हैं, शायर हैं भी हैं, और बहुत सारी इनकी जो हम कहेंगे कि इल्मी अदबी शख्सियत से फैज़ भी हासिल करते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शायर आपको भी पता होंगे जिनको बनाने में इनका एक अहम किरदार रहा, चाहे वो शबखून के हवाले से हो, क्योंकि शबखून में अभी जावेद भाई ने बात की, फारूक मुज्तर साहब जो हम यहाँ अपने आसपास लोग देखते हैं, चाहे वो प्रितपाल सिंह बेताब हों या के बलराज बख्शी हों या फारूक मुज्तर साहब, इन लोगों ने कहा है और हमने सुना है कि जो शबखून में छप जाता था कोई एक गजल या नज्म, तो वो तो अपने आप को यह समझता था कि मैं एक सर्टिफिकेट यानी सनद याफ्ता हो गया कि मैं शायर हूं। तो मैं और ऐसे मैं आपको एक वाकया मुझे याद आ गया कि जब मेरी पहली मुलाकात भाई से हुई इलाहाबाद में, मुझको नूर भाई लेकर के गए, नूर सलाम एडवोकेट साहब जी, और मेरी को शायरी लेकर के गए, तो मैंने उनको दिया, तो वही उन्होंने शबखून में शायर किया था। तो नूर भाई जब मैंने शेर वेर सुनाया तो उन्होंने, भाई ने कहा नहीं ठीक है, तुम शेर ठीक कह रहे हो, मेहनत करो और पढ़ो। तो नूर भाई ने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, उमर को बड़ा शायर कैसे बनाया जाए? तो भाई ने कहा कि 10 बार शबखून में छापेंगे, बड़ा शायर हो जाएगा। ये जुमला मुझे याद बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात उमर भाई आपने कहा। और मुझे इरफान भाई, रोशनाई में शमसुर रहमान फारूकी नंबर निकला था पाकिस्तान में, तो उसमें एक वाकया दर्ज है इसी शबखून के हवाले से कि 3 दोस्त थे, रातों को जैसे कि महफिलें होती हैं बैठते थे, तो उसमें जो है शायर भी थे, एक साहब और भी शायर थे, तीनों जो है। तो अब मुझे लब्बे लुबाब ये है कि एक बार ऐसे गुफ्तगू हो रही थी, बहस हो रही थी, तो एक साहब दूसरे को शायर नहीं मान रहे थे, तो ना कि अरे यार जाओ, जिस दिन तुम शबखून में छप जाओगे मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये जुमला उन्होंने कहा। इतना बड़ा मयार शबखून का। 10 बजे रात का ये वाकया है जो उसमें लिखा है। तकरीबन 10 बजे फिर वो तीनों दोस्त जुदा होते हैं, और उसके बाद वो बंदा घर जाता है जिसने ये बात कही थी। जी। अब फिर 1:30 बजे, 12:30 या 1 बजे रात में उसके घर पे दस्तक होती है, खोलता है दरवाजा, मालूम है साहब वही दोनों दोस्त हैं। तो हैरान होता है यार क्या ऐसी बात हो गई, अभी तो हम 10 बजे मिल करके गए हैं। तो दूसरे वाले के हाथ में शबखून था, उसने कहा देखिए जनाब ये शबखून मेरे हाथ में है, मैं इसमें छप गया हूं और इनसे कहिए कि खुदकुशी कर लें। क्या बात। तो ये वो था। अच्छा वो छपा ऐसे था कि उसके साथ एक खत था, वो जो है ये थे ना अफसाने निगार जिन्होंने वो कोयले पर बड़ा काम किया है, उनका नाम इलियास अहमद गद्दी साहब। इलियास अहमद गद्दी साहब ने गजल के साथ एक सिफारिशी खत भेज दिया था कि यार इसको किसी सूरत छाप दो। तो फारूकी साहब ने गजल भी छापी, वो खत भी छाप दिया। तो बहरहाल बात ये कि मेयार ये होता था। और नस्र में तो यकीनी तौर पर मैं खुद जाती तौर पे जानता हूँ उमर भाई की लोग इंतकाल कर गए, दुनिया से चले जाएं, शायरी में तो कुछ इस तरह की बातें मुमकिन थी, जैसे किसी के खत के उससे कुछ इधर उधर जिससे बहुत ज्यादा शफकती देखते थे कि यार आगे के इम्कानात होंगे, तो फारूकी साहब यकीनी तौर पर छाप देते। लेकिन नस्र में उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और कभी उम्र का ख्याल नहीं किया। अगर कोई चीज अच्छी है, बेहतर है, कई वाकयात हैं इस तरह के, खुद मेरे साथ गुजरे हुए वाकयात हैं। सिद्दीक आलम साहब का मजमून छपा था गजल बनाम नज्म। नाज़रीन मैं आपको शख्सियत के हवाले से कुछ अलग तरह की गुफ्तगू बता रहा हूँ। मैं अपनी
खुद 27 नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह गवाह है। मतलब ये फारूकी साहब की जो बहुत से इल्जामात भी हैं फारूकी साहब पे, जिसपे कि अभी उमर भाई भी बैठे हुए हैं, उनसे गुफ्तगू होती रही होगी, इरफान भाई, तो ये भी रहे हैं। तो उसका इजाला भी इसी तरह होगा कि नए लोगों की हौसला अफजाई, जो लोग कहते थे कि भाई जो है यार वो बहुत आला मेयार के हैं और वो डरते थे लोग जाते हुए, और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा कि उनके सामने गुफ्तगू नहीं कर पाते थे, लेकिन जी उनका मेयार जो उम्र की छोटाई बड़ाई नहीं थी, उनका मेयार था अगर छोटा है, अगर उसके अंदर इल्म है, कुछ सीखने की तलब है, कुछ तमन्ना है, तो यकीनी तौर पर वो साथ देते थे। और जी इसकी सबसे बड़ी मिसाल उमर भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जी मैं बैठा हुआ हूँ, जी जो जी खुद जो है उमर भाई, ये तो ये आप देखिए, उसमें शबखून में मेरे एक 1.5 सफ़हात के खत छपे हैं। गजल बनाम नज्म जो मजमून था सिद्दीक आलम साहब का, उसमें उन्होंने ये साबित किया कि नज्म बड़ी सिन्फ है, अगर सिद्दीक आलम साहब देख रहे होंगे तो वो तस्दीक भी करेंगे, और गजल का मुझे उसका कोई मुझे मेयार नहीं मुझे है। एक वाकया और याद आ गया। मैं जी अर्ज करूं कि शायद 2-3 साल पहले की बात होगी, हम लोग इलाहाबाद गए थे, हम और नूर भाई। तो मैं अपनी, जैसे आपको मालूम है कि मैं अपनी किताब मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ, वक्त नहीं मिलता, सफर में रहता हूँ। तो नूर भाई ने भाई से कहा कि भाई इसकी किताब आने वाली है, उस पर आपको कुछ लिखना है। तो भाई ने मुझसे कहा कि भाई ने नूर भाई को कहा, भाई ने कहा भाई ऐसा है कि मेरी जान जो है नूरुस्सलाम है, और नूरुस्सलाम की जान जो है उमर फारूक है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा ये। तो ये उनकी मोहब्बत थी। वाह वाह। इसी बीच लेकिन में वो बहुत बड़ा कमेंट है प्रितपाल सिंह बेताब साहब का। अभी मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ शख्सियात हमारे जम्मू कश्मीर में हैं जिनसे हमने सुना जी है फारूकी साहब के हवाले से कि उन्होंने कब छापा, कैसे छापा। ये मेरे ख्याल 78 के आसपास की बात है, जो गालिबन जी मुझे 70 हो सकता है, 77 78। प्रितपाल सिंह बेताब साहब कहते हैं कि मैं भी उन दिनों शबखून में छपा, और जी हमारा 78 का तो बर्थ है। बहरहाल एक तवील अरसा प्रितपाल सिंह जी साहब कहते हैं कि फारूकी साहब ने शायर या अदीब पैदा नहीं किए, बल्कि शोरा और उदबा को शबखून में एक प्लेटफॉर्म गोया के मिल गया। इस तरह से यानी कई लोगों को जो उस वक्त शायद लिखना चाहते थे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, या प्लेटफॉर्म लोकल लेवल पर था तो उतनी आला, जो मैं कहूँगा कि जो अदबी तहरीरें थी, उनको पहचानने वाला शायद कोई ना था। तो इस तरह से अगर शमसुर रहमान फारूकी साहब ने शायरों को पहचाना, अफसाना निगारों को पहचाना, और उनकी, और खुद उन्होंने भी कई ऐसे अफसाने हैं जो नाम बदल बदल कर वो लिखते रहे हैं। लोगों को एक गोया कि मुझे लगता था कि वो ट्रेंड बताना चाहते थे कि कुछ ऐसा भी लिखो। तो इस जी हवाले से आप क्या कहेंगे कि किन किन नामों से उन्होंने यानी अफसाने लिखे, या कभी आपने पूछा कि ये भाई ये नाम क्यों बदले जा रहे हैं, या उस वक्त आपको भी नहीं, पता था सिलसिले कि ये खुद ही है कि अस, नहीं? जी जी, मैंने इस सिलसिले में कभी उनसे कोई बात नहीं करी। लेकिन मुझे एक नाम और याद आया कि ज़ेब साहब को भी उन्होंने बहुत शबखून में छापा है, ज़ेब जी गौरी साहब को। जी और गौरी साहब से उनका अपना पर्सनल बड़ा ताल्लुक था, भाई का। जी। तमाम बहुत से नाम है, लेकिन ज़ेब साहब भी बहुत उन्होंने शाया किया। और अभी जी जी जी, मैं उमर भाई इसमें एक बात जोड़ूं ज़ेब साहब के ताल्लुक से। कहा, आप देखिए एक वाकया मुझे याद आता है कि जी फारूकी साहब मुझे बताया था, शायद इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया था, या जी नैयर मसूद साहब, कि ज़ेब साहब की भी इंतकाल बहुत पहले हो गया था। तो जैसे जी जी, आप, बहुत यंग मर गए वो भी। जी 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 जी, तो जैसे आप, उन्होंने कहा कि लिखने की तवक्का है कि भाई आप लिखेंगे, ये था कि फारूकी साहब ने कहा, लेकिन उम्र ने वफा ना की। तो उसी जी तरह ज़ेब साहब कहते रह गए कि यार फारूकी मेरे ऊपर कुछ लिख दो, लेकिन ये कहते थे ना कि ये कांच की कमी, मोहम्मद अलीवी के अलावा फारूकी साहब ने सब में, बानी को छापा, सब में कहते थे ये कांच की कमी है, तो कहते थे यार चलो लिख दूंगा लिख दूंगा। लेकिन जब एक बैग उनका इंतकाल हो गया, ज़ेब गौरी जी साहब जी का, जी तो उसके बाद ताज़ियती उसमें वो, उन्होंने फारूकी साहब ने मजमून जो है लिखा और पढ़ा, और पढ़कर रोए, यार जी जी काश मैं जो हूँ अगर उनकी जिंदगी में अगर मैं उस तरह लिख लेता मजमून। जी तो जी जी इरफान भाई आपने बिल्कुल सही कहा, उमर भाई ने भी बहुत जो है इस बात की तस्दीक दी। यकीनी तौर पर शायर पैदा करने का मतलब यही है, मेरे ख्याल से जो लोग कहते हैं वो ये है कि जैसे बानी की गजल आजकल से वापिस हुई है, बानी जो जदीदियत का सबसे बड़ा शायर है, उसकी गजल आजकल से वापिस आई है, तो जी, ये भी देखने बताइए। वाली बात है। जी जी जी, जी जी जी, गवाह हैं लोग। दूसरी बात ये सही कि बात। बलराज मेंद्रा, जी सुरेंद्र प्रकाश,
खुद जफर जी इकबाल का जिक्र आपने किया, बाद में जो है जो भी रहा हो मामला, लेकिन जाहिर सी बात है कि जितने बड़े शायर थे उस दौर के, या इरफान सिद्दीकी की बात मैं करता हूँ, तो एक मेयार, एक ट्रेंड तो यकीनी तौर पर शफून ने दिया। और जो है शफून का जो एक मिजाज रहा, उससे भले लोग इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें कि भाई एक नजरिया दिया, या हर आदमी के अपना एक जो है नजरिया हयात होता है। लेकिन आप देखिए कि इश्कनामा जो है, जैसे कि लोग कहते थे साहब, जैसे कई इल्जामात भी उमर भाई में तस्करा कर रहा था, तो अब ये है कि जो है कि यार फारूकी साहब जो उसके खिलाफ थे हुस्न इश्क की बातों के, तो मैं आपको बताऊं नाज़रीन, आपको शायद इल्मी भी होगा बहुत से लोगों को, क्योंकि हम नैयर मसूद साहब से भी कई हमारी मुलाकातें रही, इरफान सिद्दीकी साहब भी जब हयात में थे, आखिरी मुलाकात के कुछ दिन पहले तक हमारी गुफ्तगू हुई थी। शबखून में छपा था कि वो ब्रेन हेमरेज उनको हुआ था, उससे वो उबर रहे हैं, चोट उनकी ठीक हो रही है। बीच में एक आता है मैसेज, खबर आती है कि जनाब इंतकाल फरमा गए। तो उन लोगों से हमने सुना है उस जमाने की जो इश्कनामा, जो इरफान सिद्दीकी का जो मजमूआ है, वो कह कर लिखवाया गया है जी कि साहब इश्क हुस्न पे गुफ्तगू कम हो रही है। असल में फारूकी साहब उस पहले वो आला मेयार तलाश करते थे, जैसे जी रोशनाई का जिक्र आया। मेरा दूसरा जी मजमून खलील रहमान आज़मी पर भी उन्होंने अपने शबखून में शाया किया। फिर मैंने हम्म नासिर काज़मी पे लिखा, तो नासिर काज़मी मैंने डर के नहीं भेजा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार सब लोग कहेंगे यार हम्म फारूकी साहब का मजमून खच चप रहा है, क्योंकि उतना हम अभी उस वक्त बालिदा नजर नहीं थे, लिखते थे, पढ़ते थे, ज़हीन थे, जो भी था। फारूक साहब तारीफ भी करते थे तो और ज्यादा चढ़ जाते थे। मैंने शायरी भी की उमर भाई, मैंने शायरी भी की, मैंने गजल अपनी 2 भेजी, जैसे आपने भेजी नज्म, मैंने 2 गजल जी भेजी। फारूकी जी फारूकी साहब ने एक के 3 शेर और एक के 4 शेर छाप दिए, 3 और 4, और मौजूद है मेरे पास शबखून भी। फिर मुझे जी खत जी लिखा, मुझे जी खत लिखा कि मियां उससे पहले मेरा मजमून छप चुका था, जो है आजकल में भी छप चुका था, और मेरे मज़ामीन छपते थे। जदीद गजल, एंटी गजल एक मजमून मेरा था, जिसमें जफर इकबाल साहब पे मैंने तनकीद भी की थी, दलील भी बड़ी तगड़ी दी थी। दलील ये थी कि भाई उनको रद्ब याबिस लिखने की जरूरत पड़ी, जितने अच्छे शायर उनको रद्ब याबिस लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। आप बानी को उठा लीजिए, आप खलील रहमान आज़मी को उठा लीजिए, लिखा ना उन्होंने बाद में। तो ये मेरी अपनी दलील थी, तो जारहाना भी थी, लेकिन ये भी हमने उन्हीं से सीखा था, फारूकी साहब से। फारूकी साहब ने फिराक साहब पे जिस तरह के मजामीन लिखे हैं वो सबको मालूम है। लेकिन खुद कहते थे फारूकी साहब के जब फिराक साहब के सामने हम बैठते थे तो हिम्मत नहीं होती कि इनके सामने गुफ्तगू कर लें, ये अदब था। तहरीरी में यार अलग था, और हमने उन्हीं से सीखा था, और इसी पे वो गुफ्तगू करते थे। तो इस तरह की बातें बाद में भी हुई, जो बाद में जो हम फारूकी साहब से थोड़ा सा अलग हुए, या बहुत से लोग अलग हो गए, तो उसके पीछे भी फारूकी साहब का अपना जो है बनाया करदा मेयार था। भाई उम्र होती है, दूसरी चीजें होती हैं, बीच में लोग होते हैं, बहुत सी बातें जो है, अब आपके सामने अगर किसी की बुराई या किसी के बारे में गलत बात या कुछ अगर आपका चाय पिलाने वाला भी करने लगे, जो आए करने लगे, तो जहन जो है, ये इंसान है, वो चेंज हो जाएगा। जी इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद जो है आप पढ़े, जो है वो फारूक जो है उनकी शेख, क्या नाम है यार, फारूक अब्दुल्ला के, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की एक सवाने उम्री है आतिश चिनार, तो उसमें उन्होंने अपना हवाला दिया है, जबकि इतने अच्छे मरासिम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से बाकायदा। लेकिन जब ये हाल हो कि बगल वाला, चाय पिलाने वाला, रोटी बनाने वाला भी जब आपकी बुराई करने लगे, तो फिर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। इस तरह की चीज रही, तो इसका बहुत से लोगों को वो भी रहा। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों से अलग कि फारूकी साहब के बारे में ये भी कहा जाता है, इरफान भाई, नाज़रीन, कि ये तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसकी कई दलीली में बातें मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल से वो चीजें कुछ चीजों पर हो सकती है, कुछ और मामलात भी हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जो है, जब जो है उन्होंने लिखा था अफसाने की हिमायत में एक जमाने में बड़ा जोर था, यकीनी तौर पर उसके बाद उसके जवाब में वारिस अलवी साहब भी जाहिर सी बात है अपना एक मकाम रखते थे, नाजरीन, तो उन्होंने लिखा था उसके जवाब में फिक्शन की तनकीद का अलमिया। लेकिन अफसाने की हिमायत में जो अब उनकी अपनी तर्ज तहरीर थी, जिसमें मजाहिया उन्जुर भी होता था, तो जाहिर सी बात है कि खालिस तनकीद का वो उस तरह का उसूल उनका अपना अदा करता था, जिसमें कि जो है चीजें आ जाती थी हंसी मजाक में भी। लेकिन फुज़ैल जाफरी ने जो मजमून लिखा है, अपनी किताब है कमान और जख्म में, अफसाने की हिमायत में, तो वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। उसके बाद आप देखेंगे कि नजरिया बदल जाएगा लोगों का अफसाने की हिमायत के ताल्लुक से। लेकिन फारूकी साहब इसको जो है, मैं समझता हूँ कि वो इस तरह की चीजों को पसंद करते थे और इस्लाह भी करते थे। जैसे जब वो लुगात रोजमर्रा जो है उसको तरतीब दे रहे थे, तो हमारे जो उस्ताद थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साबिक सदर मरहूम जो है सैयद हनीफ नकवी साहब, जो कि कभी हम लोगों को कुछ नहीं समझते थे,
कभी नहीं समझा। आखिरी जमाने में जब रशीद हसन खान साहब के इंतकाल के 2 साल पहले, 1 साल पहले जब हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो रशीद हसन खान साहब के बड़े दोस्तों में थे, तो उन्होंने उनको बताया था हमारे सैयद हनीफ अहमद नकवी साहब को, उस्ताद कि यार तुम्हारे चेले हैं, तुम्हारे चेले बड़ा अच्छा इंटरव्यू मेरा लेकर के गए हैं। वो बाद में नया दौर में छपा था, तहकीक अपना म्यार खोती जा रही है। तो उसके बाद कुछ हमारी इज्जत होने लगी थी, कुछ चलो यार ठीक है, अच्छा क्या बात है ये, तो इस तरह की बातें होने लगी। तो उनसे वो गुफ्तगू करते थे, शबखून में वो खत भी मौजूद हैं लुगाते रोजमर्रा के ताल्लुक से, भाई ये लफ्ज क्या है, अच्छा ठीक है ये आपने सही कहा, इसको लेने में क्या कबाहत है, इसको तर्क कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात की जाती है, जहां से शबखून का मामला जो है थोड़ा सा वो हुआ, जैसे बाद में उनकी किताब है, इरफान भाई आपने मारिफत शेर नौ का तस्करा थोड़ा सा किया था मुझसे, जी जी तो जी। हम गुफ्तगू भी कर रहे थे हम उमर भाई, तो मारिफत शेर नौ जो आखिरी किताब, उसका जो मेयार है, जो मुझे लगता है या और लोगों को भी लगता होगा जाहिर कि उसका थोड़ा सा मामला है। तो बहरहाल शबखून का मामला ये रहा है कि जब उसमें ये छपने लगा, शबखून से भी थोड़ा सा लोग वो हुए, जब उसमें ये छपने लगा कि साहब फुजैल जाफरी साहब जो है वो जात के बालवर है कि सैयद है, इस पे 2 खत मौजूद है, बहस हुई। हम खत बहुत उससे पढ़ते थे, खुतूत का मामला था। सिद्दीक आलम साहब का मैंने तस्करा किया, वो बात रह गई थी नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि वो उस पर सिद्दीक आलम साहब ने मजमून लिखा। जाहिर बात है वो ऐसा मजमून था कि शायद अगर उमर भाई खालिस गजल गो होते तो इनका भी खून खौला दे, ऐसा मजमून था वो। तो जाहिर बात है गजल गो शायरों का खून खौलना वाजिब था। तो मैंने मजमून, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने लिखी उस पर, और मैंने फारूकी साहब को कहा, फारूक साहब मैंने 1.5 सफ़े का खत लिखा है, और अगर किसी लायक हो क्या मैं लिख सकता हूँ, ये पूछा। मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, अब तक मैंने तुम्हें छापा है। तो मैंने लिखा और उनको भेज दिया। मुझे कुछ पता नहीं, यहां से बजरिए डाक के शबखून पाकिस्तान थोड़ा लेट पहुंचता था। तो खुद फारूकी साहब ने मुझे बताया है, लोग भी गवाह हैं, फारूकी साहब ने कहा कि यार वहां गया तो जफर इकबाल साहब का जो है, जफर इकबाल साहब खुद गवाह इस बात के, वो खुद गवाही देंगे। तो उनका तो पारा गरम कि यार तुमने किस जाहिल को छाप दिया, सिद्दीक आलम कलकत्ता वाले, किस जाहिल को तुमने छाप दिया, इसको कुछ पता नहीं है ये वो। तो उन्होंने कहा कि यार मजमून अच्छा था, उसने नुक्ते निकाले थे तो हमने छाप दिया। मैं एक खत लिख रहा हूँ बहुत तगड़ा, बहुत तो जो है, और उसको आपको छापना है, ये कहना। अरे यार, फारूकी साहब ने कहा कि अरे यार रहने दो, एक खत एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिख दिया, मैं उसको शाया कर रहा हूँ। तो नहीं मैं लिखूंगा बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद तो शबखून में जिस मजमून वो मेरे पास है भी, उसका मैं शुमारा बता सकता हूँ। जरा सा शुमारा देना वो उठा के वहां से, वो ऊपर की किताबें। तो उसके अगले वाले में मेरा अकेला खत है। उसके बाद फिर एक बाढ़ आ गई है, उसके बाद जो उन्होंने लिखा, नहीं वो उसके नीचे जो किताबें हैं, हाँ नहीं वो उसके बीच में, अरे यार ऊपर बीच में, हाँ ये सब, हाँ वो सब बीच, नीचे वाली शबखून के शुमारे, हाँ बस यही। तो मैं आपको बताऊं तो उसके बाद जो है ये है 1 मिनट 247 255 280, ये है 280 मतलब शबखून 280 नंबर। 279 में उनका मजमून है, गजल बनाम नज्म, कोई पढ़ सकता है। 280 में मेरा खत है, ये है शबखून। तो उसके बाद मतलब ये अहमियत थी है। उसके बाद वो हुआ, उन्होंने फिर बाद में सिद्दीक आलम साहब भी पुराने घाघ आदमी थे, वो इसी तरह मानने वाले थे नहीं, उन्होंने सारे खुतूत को यकजा किया, और उसके बाद जो उसका जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खत का जवाब नहीं था, मैंने बड़े सलीके से जवाब दिया। इसी तरह जो है अजमल कमाल साहब जो आज निकालते हैं पाकिस्तान, उन्होंने फारूकी साहब के मजमून पे, अकबर इलाहाबादी मजमून पे तनकीद की थी, और वो बाद में वो खत भी छापा फारूकी साहब ने, ये उनकी आला ज़र्फी थी। फिर मुझे लगा कि यार इसमें कुछ इन्होंने गड़बड़ कर दी है, क्योंकि वो थे एक्चुअली अफसाने के आदमी। और तनकीद पढ़ते पढ़ते हम लोग फारूकी साहब के उससे कि यार हर्ष की सुबह दरख्शां पढ़ो, तो बलराज मेहरा का मजमून, बलराज मेहरा से हम लोग जाके मिल आए, टीबी हॉस्पिटल में एक छोटे से कमरे में बलराज मेहरा, उनसे बड़ी रोशनी हासिल हुई, बताने वाले फारूकी साहब। इसी तरह जो और भी लोग हैं, बड़े बड़े शायरों के बारे में, शहरयार के बारे में, और जो है जो थे खैरुमान आजमी, या जो है ये नासिर काजमी के बारे में जो उनके मजामीन थे, या अफसाने के ताल्लुक से तनकीदें बहुत, जो नाकिदीन के जो थे, फुजैल जाफरी, वजीर आगा, सब हमें वहीं से शिनाख्त हुई। जमील जालबी जब पढ़ा तो फिर हमें होश उड़ गया कि यार ये क्या है। आप फुजैल जाफरी की बात कर रहे हैं, तो फुजैल जाफरी की ही किताब मेरे हाथों में भी थी, आबशार और आतिश फिशा। तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं। एक आपने भी पढ़ा ही होगा, साख्तियात कबाब में रद्दे तश्कील की हड्डी। जी तो उसमें भी उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमले जो हैं वहाँ लिखे हैं फुजैल जाफरी साहब ने, और उसमें से
एक मैं यहाँ देख रहा था अभी, ये फारूकी साहब का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इनके यहाँ दो वफादारियां जो हैं ये शिद्दत से कश्मा यानी थी, यानी एक तरफ जदीदियत और वो भी गाली जदीदियत, और दूसरी तरफ क्लासिकियत और वो भी गाली क्लासिकियत, यानी शेर शोर अंगेज में ये दोनों नुमाया हैं। तो उस तरह से फिर बहुत सारा जिक्र करते 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 नारंग साहब के हवाले से उन्होंने लिखा है कि नारंग ने दूसरों के साथ ही नहीं खुद अपने साथ भी बेईमानी की है। यानी बहुत सारी बातें, क्योंकि आदमी अभी आपने कहा था ना कि इन्होंने जो लिखा तो कई लोग इनके हक में भी रहे और कुछ इनके गोया के खिलाफ भी बातें करते रहे और इन पे हमले भी होते रहे। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी। फारूक साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस बीच में अपनी गजलें कुछ सुनाएं ताकि हमारी जो नाजरीन हैं वो इस तरह की खाली बातें ही ना सुनते रहें, बल्कि कुछ आपके अशार भी सुने, क्योंकि आप हमारे दरमियान हैं। जी जी, कुछ शेर सुनाता हूँ आपको, कुछ मुतफरिक अशार सुनाता हूँ, फिर एक गजल सुनाता हूँ कि जी जी जी, बिस्मिल्लाह। कि हवा के दोष पे ऐ अब्र गम न डाल मुझे, हवा के दोष पे ऐ अब्र बहुत गम, है जरा संभाल मुझे। क्या बात है। हवा के दोष पे ऐ अब्र गम न डाल मुझे, फजा कसीफ बहुत है जरा संभाल मुझे। अभी तो शिकवे जाना कहीं किया भी नहीं, ख्याले शिकवे जाना से है मलाल मुझे। अभी तो शिकवे जाना कहीं किया भी नहीं, ख्याले शिकवे जाना से है मलाल मुझे। हवा के दोष पे ऐ अब्र गम न डाल मुझे, फजा कसीफ बहुत है जरा संभाल मुझे। अब वो खौफ है कि असीरी का एतराफ भी क्या, तेरे वजूद के होने का इनहिराफ भी क्या। वाह, क्या बात। वो खौफ है कि असीरी का एतराफ भी क्या, और तेरे वजूद के होने का इनहिराफ भी क्या। जो गर्द है वो भी जम गई है आंखों पर, तो आईने में कोई शक्ल गर हो साफ भी क्या। क्या बात है, वाह। जो गर्द है वो भी जम गई है आंखों पर, तो आईने में कोई शक्ल गर हो साफ भी क्या। निकल पड़ा हूँ कबीले से अपने लश्कर से, वो तेग हो कि हो सरदार फिर खिलाफ भी क्या। निकल पड़ा हूँ कबीले से अपने लश्कर से, वो तेग हो कि हो सरदार फिर खिलाफ भी क्या। ये आंख नूरे मुजस्सम है दिल है उसकी पनाह, ज्यादा इसको कोई और इंकिशाफ भी क्या। क्या बात है, वाह। ये आंख नूरे मुजस्सम है दिल है उसकी पनाह, ज्यादा इससे कोई और इंकिशाफ भी क्या। वो खौफ है कि असीरी का एतराफ भी क्या, तेरे वजूद के होने का इनहिराफ भी क्या। ये जो अभी कुछ गजलें या कुछ शेर याद आ गए तो आपको सुना दिया। और यूं तो बहुत कुछ है आपके पास सुनाने के। मैं क्योंकि आपका प्रोफाइल भी खोले हूँ और यहाँ एक नज्म सरमाया निजात करके भी मेरे सामने है। मिटाने वाले ने कोशिशें हजार की, लेकिन ये खाको खून में लिपटे हुए सरों के चिराग। अगर ये आपके पास कहीं ये मैं सुना देता हूँ। ये मैं वाकई करबला के सिलसिले में ये नज्म लिखी थी मैंने। वाह। कि मिटाने वाले ने कोशिश हजार की, लेकिन वाह। ये खाको खून में लिपटे हुए सरों के चिराग, वाह। जले कुछ ऐसे कि बुझने की सारी ताबीरें, पसे गुबार तहे खाक हो गई ऐसे कि जैसे जुल्मत सब रोशनी की महफिल हो। नबी की आल के सदके, नबी की आल के, यहाँ से मिसरे कुछ याद नहीं। नबी की आल के सदके ये सारे रंज अलम, ये सारे दर्द अलम, नबी की आल के सदके ये सारे दर्द अलम, गमे हयात की मीरास है मोहब्बत में। वाह। हमारे खाना खराबों की आबरू है यही, घरों की फिक्र से आजाद खुद को कर डाले। नबी की आल के सदके में ये बहुत कम है। वाह 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 वाह, बहुत ये वाकई करबला पर ये नज़्म लिखी थी मैंने। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नबी के आल के बिल्कुल। नाजरीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है उमर भाई की जो भी गजलें नज़में हैं, यकीनी तौर पर वो
उस दौर में जिस तरह की जदीदियत में जिस तरह अलामा साजी होती थी, इफ्तियारा साजी होती थी, उसी तरह की नज़में, जाहिर सी बात है कि इफ्तिखार आरिफ साहब के साथ जो था, इफ्तिखार आरिफ साहब खुद जो है मोहम्मद हसन अस्करी के बड़े जो है बहुत उनकी तारीफें करते थे, उनकी तनकीद के हिसार में, या कह लीजिए, या तनकीद ने जिसकी शिनाख्त की थी। एक नया ट्रेंड था जो है इस तरह की चीजें चल रही थी, खुद शायरी भी कर रहे थे। फुज़ैल जाफरी साहब की खुद बहुत अच्छी शायरी थी, इस तरह भी चीजें थी। तो एक अमली नमूना भी था, फारूकी साहब की शायरी का भी था। उस दौर में बड़े बड़े शायर भी थे जो कि वाकई इस तरह, जैसे अख्तरुल ईमान की बात आप कर लें, वो उसी दौर की पैदावार। इसी तरह बहुत से लोग और बाकायदा तनकीद लिखने वाले भी थे। तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा वो था। और जो है जैसा कि उमर भाई की उससे जो है शायरी से जाहिर है कि जो है उस दौर का इन पे असर भी रहा और आगे चिराग से चिराग जलते चले गए। फारूकी साहब की जो शख्सियत है वो उनके मज़ामीन से भी है। उन्होंने जिस मौजू पर कलम उठाया उमर भाई, यकीनी तौर पर वो पहले यानी तनकीद दर तनकीद का जो बाद में, जैसे कि फुज़ैल जाफरी साहब ने जो लिखी पूरी किताब, तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी फारूकी साहब का ही अतिया है कि उन्होंने इस तरह का जहन दिया। या मेराजी ने जिस तरह इस नज्म में किताब लिखी, उसमें उन्होंने जो है नज्मों पे तनकीद की, और इसी तरह इन्होंने जैसे कि नाकिदों पे तनकीद की। तो जो बहुत सी चीजों पे, यानी जो बड़े लोगों पे खामियों को, जैसे कहते थे खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त, यानी इस तरह की बात कहते कि भाई गिरफ्त ना कीजिए, तो ये बात नहीं थी। मतलब ये फारूकी साहब का नजरिया ये था, या और नाकिदीन का हमारे, कि यार अगर गिरफ्त नहीं करने का मतलब ये नहीं कि हम उनको जलील कर रहे हैं या दूसरी बातें हैं। भाई अगर खामी नजर नहीं आएगी तो आगे के चिराग कैसे जलेंगे? कहाँ खामी हुई, कहाँ छूट गया, कहाँ रास्ता बना? तो उसमें जो मजमून है फारूकी साहब का, एक मजमून नाज़रीन आप जरूर पढ़िए, जो और तो बहुत से हैं। एक मजमून है तारीख की तामीर नौ, तहजीब की तश्कील नौ, ये मजमून है। जो भी रिसर्च स्कॉलर हैं फारूकी साहब को समझना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारे जो गैर मुस्लिम जो शोरा या गैर मुस्लिम अदीब थे जो है उमर भाई, तो उसकी पूरी तफसील उन्होंने दी है। यानी कहाँ मोहम्मद हुसैन आजाद से अब हयात में गलती हुई, कहाँ कहाँ लोगों से गलती हुई, कहाँ कहाँ लोग चूक गए, कौन कौन लोग, जो बाद में ये हुआ कि भाई गैर मुस्लिम शोरा के साथ नाइंसाफी हुई या दूसरी चीजें हुई। बहुत से लोगों ने यह बात कहते हैं, लेकिन इतनी दलील के साथ कोई नहीं कहता। मैं समझता हूँ गालिबन एतराफ भी पहले इस मुस्तहकम तरीके से फारूकी साहब ने किया है। तो इस तरह के मौजुआत जो है जो फारूकी साहब ने बरते हैं, लोगों ने बाद में तनकीदें की हैं, लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर चुका कि तख्लीक के साथ जो तनकीदी हिस्स फारूकी साहब में थी, जो उन्होंने मौजुआत उठाए, यानी उनसे लोगों ने आगे की बहुत सी चीजें की। इनको पढ़ने के बाद लोगों को यह अंदाजा हुआ, जैसे कि जो मरहला होता है कि आप सीधे जो है 4 सीढ़ी छलांग करके आप एक मंजिल नहीं चढ़ सकता, आपको बीच में सीढ़ियां जो होती हैं, वो जीने जो होते हैं, वो जीने तय करने होंगे। जब तक जीना नहीं तय करेंगे ऊपर का मंजर नजर नहीं आएगा। तो फारूकी साहब की तनकीदी हो या फारूकी साहब की शायरी हो या तनकीद हो, तनकीदी मजामीन हो, तहरीरें हो, वो उस जीने का काम करते हैं कि आपने पढ़ा देखा, अरे यार इसमें अब अफसाने की हिमायत पे जो फुज़ैल जाफरी साहब ने जो तनकीद की है या जो बातें कही हैं, उसमें उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है फारूकी साहब की, शेर गैर शेर और नस्र की, और भी किताबों की। तो लेकिन मामले की वो ख्यालात कैसे आते जहन में फुज़ैल जाफरी साहब का, अगर अफसाने की हिमायत में किताब मौजूद ना होती, वो नुकात पूरी किताब से उन्होंने वो नहीं किया है, कहीं कहीं जो उन्होंने कुछ चीजें पकड़ी हैं, तो यकीनी तौर पर इस तरह शमीम हनफी साहब के ताल्लुक से उन्होंने गुफ्तगू की है। तो जाहिर सी बात, अगर शमीम हनफी ने ना लिखी होती, जदीदियत की फलसफियाना असास ना लिखी होती, तो बात कैसे होती? इसी तरह तो ये जो फारूकी साहब का सबसे बड़ा जो है नजरिया, जो सबसे बड़ी जो अजीम शख्सियत आप कह लीजिए, दूसरी चीज कह लीजिए, मारिफत शेर नौ का जो तस्करा है, तो यानी जाहिर सी बात है कि जो है एज भी हो गई थी फारूकी साहब की, और बहुत उन्होंने पढ़ा था, चीजें लिख रहे थे, और उस वक्त उसको किताब को थोड़ा सा हल्का कहा जाता है। और वाकई आप पुरानी किताबों के सामने रखेंगे जो उनके मजामीन के मजमूए हैं, उसकी कई वजूहात हैं उमर भाई। एक तो आप भी मिले हैं, हमेशा वो दास्तान अमीर हमजा के बारे में गुफ्तगू करते थे, ये सबसे बड़ी चीज। तो इनकी प्रायोरिटी वही थी। बीच में जो भी काम हुआ उसके बाद, बीच में जो भी काम हुआ उसके बाद, वो उनके लिए जिम्नी था कि किसी ने आपने कह दिया, आपसे कहा, टाल नहीं सके। मैं कहता, मेरे कहने पे इनहराफ मजमुआ मैंने शाया किया था याकूब तसव्वुर साहब का, जो अभी याकूब तसव्वुर साहब उस पर लेकर के बड़ा तबर्रुक समझ के उसको अभी उन्होंने फेसबुक पे भी डाला था। मैं लेके गया उनकी इनहराफ की, ये है और ये डिजर्व करते हैं, अगर आप लिखिए तो मैं इसको छाप रहा हूँ। देखा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, अब ठीक ठाक लग रहा है। देखा, इधर अलर्ट बैठ के देखा, कहा ठीक है चलो लिख लो। हालांकि मैंने किताब उठा के फेंकते भी लोगों को देखा है, ऐसा भी मामला रहा है।
तो इस तरह की जो है इस तरह की आला ज़रफ़ी, इस तरह की चीज़ें, तो ये चीज़ बाद में ये था कि उनके सामने चूँकि नाज़रीन मुतमिए नज़र जो था उनका, मतमए नज़र या क्या कहा जाता है मैं बताऊँ, वो मतलब जो उनका जो वो था, तो जो टारगेट था या जिसको पहले नस्बुल ऐन था, वो ये था कि मुझे दास्तान अमीर हमज़ा के बारे में करना है। उसके बीच में फिर उन्होंने नावल लिखे। नावल लिखने की भी देखिए कि इतने दिन तनकीद करने के बाद, शायरी करने के बाद उन्होंने नावल लिखा, और वो ज़ाहिर-सी बात है कि लाज़वाल नावल लिखा। यानी आला से लेके अदना तक जिसकी तारीफ करने लगे। इरफान खान कोई अदबी आदमी नहीं था जो अभी इंतकाल जिसका हुआ। वो एक एक्टर था, लेकिन उसकी तहरीर आप देख लीजिए। खुद जो है रवीश कुमार साहब जो है, उन्होंने पढ़ा कई चांद सरे आँखों। उर्दू तारीख से इनकी इतनी वाकफियत नहीं है, वो हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन जो तर्ज है, जो वाकयात हैं, वो आला से लेके अदना तक को अगर यकबारगी मुतासिर करते हैं, यकसा तौर पर मुतासिर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तख्लीक़कार में यकीनी तौर पर कुछ है। क्या बात है। तो अब ये बात जो कही गई है, जो ये बात कही जाती है कि भाई जी यहाँ इनके शेरों को बहुत सराहा गया है, क्योंकि बातें हमने बहुत ज्यादा की हैं, चाहे वो मिर्जा अब्दुल कयूम साहब हों, आशिक मलिक साहब हों, प्रितपाल सिंह बेताब साहब हों, नजमा बेगम जफो खान साहिबा, ये हमारे साथ हैं इस वक्त मॉरिशस से बनी हुई। परवेज मुजफ्फर साहब भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हवा के दोष पे क्या शिकवा है, वाह बहुत खूबसूरत शेर और बहुत अच्छी शायरी सुना रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक। ये प्रीतपाल सिंह बेताब साहब आपको कह रहे हैं। परवेज मुजफ्फर साहब भी कह रहे हैं कि फारूकी साहब क्योंकि इन्होंने कुछ एक दो चीजें लिखी हैं बहरहाल जफर इकबाल के हवाले से कि वो बहुत मक्खन लगाते थे वो इनके खत से देखा जा सकता है। तो बहरहाल परवेज साहब कह रहे हैं कि वो एक बड़े नक्काद थे। बहरहाल कुछ बात उमर साहब को भी जी हाँ बिल्कुल प्रीतपाल सिंह बेताब साहब, मैं उन्हीं की तरफ माइक लिए जा रहा हूँ। देखिए आपके अशार बहुत सारे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक दो शेर आपको इसलिए सुना रहा हूँ, आप ही के शेर, कि मैं वैसे ही शेर और मेरे नाजरीन भी वैसे ही शेर सुनना पसंद करेंगे। मसला फूल का होता तो कोई बात भी थी, अब तो खुशबू के फना होने का डर लगता है। उमर साहब ये आपका शेर है, बहुत ही खूबसूरत शेर, और इसी से बिल्कुल अलग, माँ से जिसने मुंह फेरा है उसकी मिट्टी खाक हुई, जिस्म तो उसका धुल सकता है रूह मगर नापाक हुई। तो ये दोनों शेर के खालिक हैं उमर साहब। मैं चाहूंगा कि इसी तरह के चीदा चीदा अशार या कुछ दो चार गजलें जो हमारे प्रीतपाल सिंह बेताब साहब भी बहुत पसंद फरमा रहे हैं, जो हमारे साथ लगातार बने हैं इस ठंड के मौसम में भी, और मुजफ्फर साहब भी, और नाजिया बेगम जफो साहिबा भी, ये तमाम लोग सुन रहे हैं, आशिक मलिक साहब। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना कलाम भी कुछ सुनाएं और फिर हम कुछ। मैं आपको एक मुख्तसर सी और एक नज़्म सुनाता हूँ, मुझे याद आ गई ये नज़्म। अब शहर में अजाब के आने का वक्त है, वाह, आओ घरों को छोड़कर सहरा में जा बसें, वाह, दीवार रेत की हो जहां धूप की हो छत, वाह, वाह, आंगन में लू के पेड़ सहन में शराब हो, क्या बात, दर आबलों का हो तो दरीचों में ख्वाब हो, वाह, बिस्तर पे चांदनी हो बदन में हिजाब हो, वाह, मौसम के इम्तिजाज से उतरा हो पैरहन, पापोश ओस की हो गिरफ्तार जाने मन। वाह, वाह। अब शहर में अजाब के आने का वक्त है, आओ घरों को छोड़कर सहरा में जा बसें, दीवार रेत की हो जहां धूप की हो छत, आंगन में लू के पेड़ सहन में शराब हो, दर आबलों का हो तो दरीचों में ख्वाब हो, बिस्तर पे चांदनी हो बदन में हिजाब हो, मौसम के इम्तिजाज से उतरा हो पैरहन, पापोश ओस की हो तो दस्तार जाने मन। वाह, ये बात है। अब देखिए इसको सुनते ही 1 2 3 4 5 6 कमेंट एक साथ आ गए हैं, चाहे वो नाजिया बेगम जफर साहिबा के हों, हुसन आरा के हों, प्रीतपाल सिंह बेताब साहब के हों। तो देखिए लोग हमारे साथ बने हुए हैं और आपके कलाम के मुश्ताक हैं। तो इसी के साथ साथ आपने और भी बहुत सारी नज़में लिखी हैं, क्योंकि अब क्या हुजरा हो या बहुत सारे, मैं खुद भी जब आपको वो
सर्च कर रहा जी था, जी पेशवा जी में जी है और एक जी से बढ़कर एक नज्म है। और इस नज्म जी में भी हम अलमिया कहें, तारीख कहें या किसी तहजीब की अक्कासी कहें, बहुत खूबसूरत आपने पेश किया है। यानी धूप की छत हो और रेत जी की दीवारें हों, और ये मैं कहूँगा कि एक अलमिया है जो आज हम अपने आसपास देख रहे हैं, और उसके आगे की जो आपने कहानी इसमें बयान की है, तो मैं चाहूंगा कि इसी तरह का कुछ और मजीद कलाम सुनाएं आप, ताकि जी जी, एक मैं बीच में इरफान भाई, मैं जरा सा उमर भाई से गुफ्तगू कर लूं कि नाज़रीन आप देख रहे हैं शायरी के हवाले से आपने सुना, तो आप ये गौर कीजिए, बहैसियत एक नाकिद तो नहीं कहूंगा, मुझे दूसरे लोग कहते हैं, मैं एक मजमून निगार की या एक जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, कि आप भी इस बात को गौर करेंगे कि उमर भाई का अपना लफ्ज का डिक्शन है, जो लफ्जी डिक्शन है उमर भाई का वो अपना है। अल्फाज जो इनके हैं यकीनी तौर पर इनके अपने खुद के इख्तिरा करदा है। हालांकि जो है जितनी नज़में उन्होंने सुनाई है या जो गज़लें कही हैं उसकी तादाद अब बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन उसको जी बरतने का अंदाज, एक लफ्ज को किस किस तरीके से बरतने का अंदाज, ये आप देखें कि जी ये बिल्कुल उमर भाई का है, और ये बहुत पेचीदा भी नहीं है कि बहुत जी पेचीदा पेचीदा गुफ्तगू हो या आपको समझ में ना आए। जिस तरह की कुछ अशार हैं बहुत जिनके मानी वसअत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते उसके उस पे पहुंचा जा सकता है, उसके लिए बड़ा आला जहन भी दरकार है, आली सलाहियत भी दरकार है। लेकिन एक ये कि जो बैक वक्त हमें फौरी तौर पे मुतासिर करता है, या तो वो अल्फाज का डिक्शन हो या कुछ और चीजों की, यार समझ में तो नहीं आ रहा लेकिन कहा गया है, बहुत अहम बात, ये जो तासुर होता है। जैसे मैं जब फारूकी साहब का मजमून या नारायण साहब का मजमून जब पहले पढ़ता था, या और लोगों का, जो मुझे समझ ही में नहीं आता था, तालिब इल्मी के जमाने तो लगता था यार कुछ बात तो कही गई लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, फिर मैं उस पर गौर करता था, या इकबाल के अशार है जिस तरह, या और भी चीजें हैं। तो ये चीज आप देखेंगे तो उमर भाई, अब मैं जो साले नौ, आपने इससे पहले एक नज्म कही थी साले नौ, इस बार भी अब मैं देखिए सुना देता हूँ। जो है, जी जो अहम शायर है मैं नाज़रीन, साले में उनका ये होता है। जी जी नाज़रीन, मैं आपसे मैं आपको सुना देता बताऊं कि जो शायर होता है, देखिए अगर उसने साले नौ कही, मिसाल के तौर पर नज्म ये 2009 में कही या 2020 में कही, तो उसका इतलाक सिर्फ उसी साल नहीं होता है। अच्छी शायरी की यह पहचान होती है कि आप उसको माहौल और हालात के तौर से कहीं भी उसको जो आप रख सकते हैं, उसके आईने में उस माशरे की तस्वीर को देख सकते हैं। तो मैं उमर भाई से ये गुजारिश करूंगा कि साले नौ नज्म भी सुनाए और कुछ और सुना चीजें देता अपने अशार वो सुनाए। हूँ जी। जी मैं अता सुनाता फरमाइए। हूँ कि वो नज्म साले नौ है कि हाकिम शहर, नया साल मुबारक हो तुझे। क्या हाकिम बात। शहर, नया नया साल साल। मुबारक हो तुझे। सारे मजलूम वही, सारे मुनाफिक भी वही, गम के मंजर भी वही, दर्द के पहलू भी वही, वाह चारागर भी वही, बीमारे मोहब्बत भी वही। फिर वाह। भी ये साल नया है तो नया क्या होगा। क्या बात रक्स है। बिस्मिल पे थिरकते रहे अहबाब चरे, कुएं हाय। जाना में भटकते रहे सब ख्वाब लिए। सर की दस्तार तेरी कूचे कातिल में मिली, और ये पापोश तेरी फिर उसी महफिल में मिली। फिर भी सब अहले करम अहले सितम कहते हैं, बेचुखम और बढ़े तुर्रे सुल्तानी में, और यहाँ वाह। खल के खुदा हो इसी हैरानी में। हाकिम क्या। शहर नया साल मुबारक हो तुझे। सारे मजलूम वही, सारे मुनाफिक भी वही, गम के मंजर भी वही, दर्द के पहलू भी वही, चारागर भी वही, बीमार मोहब्बत भी वही। फिर भी ये साल नया है तो नया क्या होगा। रक्स क्या बात। बिस्मिल पे थिरकते रहे अहबाब तेरे, कुएं जाना में भटकते रहे सब ख्वाब लिए। सर की दस्तार तेरी कूचे कातिल में मिली, और ये पापोश हाय। तेरी फिर उसी महफिल में। फिर भी वाह। सब अहले करम अहले सितम कहते हैं, पेचुखम और बढ़े तुर्रे सुल्तानी में, और यहाँ खल्के खुदा हो इसी हैरानी में। क्या बात है। वाह वाह वाह। बहुत को मुझे याद आ रहा है, अब चूंकि इस वक्त मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन आपका ख्वाब सुल्तानी इस तरह से एक बड़ा खूबसूरत शेर है। जी जी दिल पे है ना कुछ हुक्मरानी, जी दिल जी भी जी मनमानी, जी कुछ इस जी तरह जी का जी शेर। जी मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम जहां भी रहे ऐसे ही सुल्तानी इस तरह से कुछ शेर, ये पूरी गजल है हमारी जी वो। हाँ हाँ हाँ। जी तो अगर इस वक्त कहीं याद नहीं आसपास मुझे। हो तो। अच्छा, मुझे इस बीच में ये भी बताएं कि आपका कोई शेरी मजमूआ इस वक्त मंजर आम पर आया है, कौन कौन सा आया है? देखिए, शेरी मजमूए में जितना कलाम होना चाहिए उससे 2 गुना ज्यादा मौजूद है। मुझे वक्त नहीं मिलता उसको मुरत्तिब उसको शाया करवाऊं।
नहीं कर मसला दीजिए, देखिए, अभी जरूर तो कर ये दीजिए। कोविड के सिलसिले में तो मैं हिंदुस्तान में हूँ, कहीं गया नहीं, वरना आम तौर से ये होता था कि मैं यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अपने कारोबारी सफर पर बहुत रहता था। वाह। तो मेरा एवरेज ये होता था कि हर 4 से 5 हफ्ते के बाद चले जाना सफर पर, फिर 2-3 हफ्ते सफर में रहना, फिर आना, फिर 2-4 हफ्ते के बाद चले जाना, तो मुझे वक्त नहीं मिलता था। ये तो कोविड के दरमियान में मैंने अपनी किताब को ये काम किया कि कंपाइल कर लिया। अब देखिए माशाल्लाह। जैसी सहूलत होगी इंशाल्लाह 2021 में किताबें लेकर आएंगे, इंशाल्लाह हो सकता है एक साथ 2 या 3 किताबें एक साथ आ जाए, ये मुमकिन है। नज्मों की अलग लाएंगे, गजलों की अलग लाएंगे, इंशाल्लाह हो सकता है 2-3 किताबें ला सकते। बिल्कुल आनी भी चाहिए। और इस बीच में जी, आप सिर्फ उर्दू में ही लिखते हैं या हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखते हैं? क्योंकि मैं कुछ मैं तहरीरें देख रहा मैं था। मैं मैं जो हूँ बेसिकली उर्दू में ही लिखता हूँ। जी। हिंदी में 1-2 मैंने नज्में कही हैं, वो ये जो दिल्ली के फसादात वगैरह हुए थे, तो मुझे ऐसी कोई एक नज्म जहन में आ गई थी, तो उस वक्त मुझे वो नज्म याद नहीं है, लेकिन वो हिंदी में कही। और कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था तो अंग्रेजी में कुछ शायरी करता था, लेकिन वो शायरी बहुत अच्छी मेयार उसका नहीं है। लेकिन बाकायदगी से मैं जो शायरी करता हूँ वो उर्दू में ही करता हूँ। उर्दू ही मेरा शायरी का जो मेन वो है फोकस। मैं ये उसी शेर ये की तलाश में था। जी जी जावेद भाई, आप बोले बोले। जी 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 उमर भाई, जो है जैसा कि अभी तस्करा किया आपने, इतनी अच्छी शायरी आपकी, अपना लफ्ज का डिक्शन है, तो ये जो है ये इस तरह की चीजें बकौल नारंग साहब के हवा में तो तश्कील नहीं दी जा सकती। इसके जी पीछे जाहिर है कि एक गहरा मुताला भी जो है होता है। जैसे अहम शोरा से मैंने गुफ्तगू की तो कहा कि यार ये बात तो सही है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, ये तो ठीक है, लेकिन इसके बरतने का जो अंदाज होता है, जी आपको जी, जो अल्फाज का नजरियात, इंतखाब होता है, उसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। तो बिल्कुल किस किस बिल्कुल पढ़ना शायरों को पड़ेगा। पढ़ा आपने, किन किन शोरा को आपने पढ़ा, अंग्रेजी शोरा या उर्दू शोरा या और लोगों को पढ़ा, कुछ इस तरह की चीजें देखिए जो कि आपके ज़हन में, इसके बारे में देखिए बताएं मैंने जी। मैंने अंग्रेजी अदब से ग्रेजुएशन किया, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सारे बड़े अंग्रेजी के शायर, शेक्सपियर से लेकर के कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ, शैली, सारे लोग मौजूद थे। लेकिन मुझको जो सबसे ज्यादा मुतासिर अंग्रेजी अदब में लोगों ने किया, उसमें 2 नाम है, एक वाह, खलील जिब्रान और एक टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या बात ये है। दोनों मुझे बेपनाह मुतासिर करते हैं अंग्रेजी में। और फिर जब मैंने शायरी शुरू की, तो मुझको वो चूंकि जेब साहब के साथ बैठना इब्तदाई दौर था, तो बानी ने बड़ा मुतासिर किया, इरफान सिद्दीकी, फिर उसके बाद में इफ्तिखार भाई के सिलसिले में आ गया, फिर लंदन में बहुत मैं रहा, तो वहां फिर अहमद फराज और ये सारे लोग सब सारे, तो ये सिलसिला शायरी का भी इस तरह से हमको जो है, ये जो आजकल जैसे इफ्तिखार आरिफ हमारे बड़े पसंदीदा शायरों में से हैं शुरू से, और बानी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है बानी। इरफान सिद्दीकी बहुत पसंद है मुझे। तो इस तरह के लोग आमतौर से जो अ, एक आम शायर है वो बानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, वो इरफान सिद्दीकी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन हम दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। तो ये सिलसिला जी जी। तो मुझे वो। ये उमर भाई, ये उमर भाई, एक मिनट इरफान भाई, इसी के साथ एक सवाल है कि जैसे कि आपने कहा अहमद फराज साहब भी थे, इफ्तिखार है। अरीफ जी साहब भी थे, और भी लोग थे, जैसे साकी फारूकी साहब भी थे, जाहिर है जी जी, वो भी थे लंदन, उनको भी जी आप बिल्कुल 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 थे। तो इन जी तीनों में बड़ा फर्क है, अहमद जी फराज की शायरी में, इफ्तिखार आरिफ की शायरी में, और अहमद और जो है वो साकी फारूकी की शायरी में। जी तो जी इसमें से मतलब जैसे कि बहुत से ऐसे मौजुआत या इस तरह की चीजें जाहिर है कि जो अहमद फराज ने कहीं उस पर इत्तेफाक नहीं हो सकता इफ्तिखार रईफ साहब का, या साकी जी। फारूकी का इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो इन तमाम को आप कहाँ देखते हैं, यानी आपको कैसा लगा, यानी अहमद फराज की कुछ खामियां या इफ्तिखार आरिफ साहब की कुछ चीजें कि अहमद फराज के बरतने का अंदाज या आम बोलचाल जो थी, इस तरह की चीजें देखिए मुतासिर आपको किससे थी? अहमद फराज बड़े शायर है काफी, लेकिन मुझे जाती तौर पर इफ्तिखार आरिफ ज्यादा पसंद है, ये जी, मेरा वजह अपना उसकी, है। अब उसकी वजह उनकी क्या है? उनका अंदाज इफ्तिखार आरिफ का बड़ा मुख्तलिफ है शायरी का, और जी पढ़ने का अंदाज तो खैर था ही, लेकिन वो शेर कहने का अंदाज कि एक एक सैले बला, एक एक शनावर सामने है, मैं किनारे हूं मगर सारा समंदर सामने है। तो इफ्तिखार भाई का अंदाज बड़ा मुख्तलिफ रहा है। अहमद फराज बड़े शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं, हमारा उनका साथ भी रहा है, लंदन में भी रहा है। मैं बल्कि उनकी आंख का ऑपरेशन होना था,
तो वो अकेले रहते थे लंदन में। तो क्रॉमवेल हॉस्पिटल था लंदन में, मैं उनको अपने साथ लेकर के गया, वहां उनका एडमिशन कराया, फिर उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, फिर मैं उनको देखने गया। अब ये मेरा तालिब इल्मी का जमाना था, मैं यंग था बिल्कुल उस वक्त, तो बड़ा ताल्लुक था, बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन मुझे इफ्तिखार आरिफ ज्यादा पसंद है बहैसियत शायर, और बहैसियत इंसान तो खैर उनका हमारा ताल्लुक एक बड़ा पर्सनल है, हमें बहुत बड़ी मोहब्बत है उनकी भी हमारे साथ। तो ये साकी फारूकी साहब के ताल्लुक से, साकी फारूकी इफ्तिखार भाई के मुकाबले में तो कहीं नहीं आते हैं। अच्छे शायर, बड़े शायर। उनका शेर की मुझे याद है, मैं उनसे लंदन मिला एक बार, कि वो उसका मुझ क्या है कि उस पर हमारे कद की नकामत खुले कभी, हम उस दराज कद के बराबर नहीं गए। ये शेर मैंने पहली बार उनका लंदन में फंक्शन में सुना। तो मैंने कहा भाई ये अच्छे शायर हैं, कौन है क्या है, तो खैर। लेकिन इफ्तिखार भाई बड़े आदमी और बड़े शायर, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं किसी तरह। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मैं शेर तलाश करते करते वहां पहुंच ही गया कि इश्क में ख्वाब नहीं, दिल पे भी सुल्तानी की, क्या कहने, जहां भी रहे ऐसे ही मनमानी की। क्या और ये बात गजल बहुत खूबसूरत, मतलब मुझे ये मतलब लगा, तो मैं चाहूंगा अगर ये गजल आप पढ़ दें तो वाकई इसके अंदर हम जहां भी रहे ऐसे। ये पूरी गजल मुझे याद नहीं है, पूरी गजल याद नहीं है, मतलब मैंने पोस्ट किया था तो याद है यार, गजल पूरी याद नहीं है अभी मुझे। तो अपने आसपास मेरा हाफिजा जो है बहुत अच्छा नहीं शायरी में, मैं भूल जाता हूँ। नहीं, मैं चाहूंगा कि एक तो गजलें जो है पूरी जो है वो सुनाया दे, अगर आपके आसपास हैं कोई सफात कागजात। मैं असमें मसला ये है कि मैं अभी आ गया अपने ऑफिस में, क्योंकि मैं रहता हूँ कैंटोनमेंट में, वहां पर इंटरनेट का बड़ा मसला है, नेट काम नहीं करता। और तो मैं, जावेद भाई मेरे घर आए हुए हैं वो, और वो सब आर्मी का इलाका है, तो उन्होंने सब जैमर लगा करके रखे हुए। तो मैं अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में आ गया कि ये आपसे टाइम फिक्स था, तो मगरिब की नमाज पढ़कर फौरन घर, मेरा घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है, तो ऑफिस पर आ गया। तो यहाँ कुछ मेरी किताब वगैरह यहाँ मौजूद नहीं है, तो अभी कुछ ज्यादा याद नहीं। इंशाल्लाह अगली जब हम लोग नशिस्त करेंगे तो इंशाल्लाह बाकायदगी से मैं प्रिपरेशन के साथ आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा सुनाऊंगा इंशाल्लाह। बेशक, हम ये उम्मीद भी रखेंगे, चाहे बलाएं अब तलक सर धुन रही हैं, हम उनके दर पे जाकर आगे आ गए। जी, बलाएं अब तलक सर धुन रही हैं, उनके दर पे जाकर आ गए। वाह जी, यानी उनके दर पे जाकर आ गए हैं। देखिए जावेद भाई हैं बलाएं भी सर ये जो आपने पहले कहा कि इनका डिक्शन, इनका अंदाज, इनका बयान, इनका उसलूब, इनके अल्फाज, इनकी नशिस्त बर्खास्त, सब जो है बेहतरीन। एक मैं कहूंगा कि एक शेर मुझे याद आ गया, आज मैंने पोस्ट किया एक शेर फेसबुक पर, याद आ गया मुझे। जी जी। मिटा रहा हूं अभी हर्फ की गवाही को, वाह, मैं लिख के काट रहा हूं बहुत से नाम अभी। वाह क्या बात है, बहुत। मिटा रहा हूं अभी हर्फ की गवाही को, मैं लिख के काट रहा हूं बहुत से नाम अभी। आज मैंने पोस्ट किया है फेसबुक पर। जी जी जी। तो ये उमर भाई, इस तरह के जो आपके अशारे अभी आपने गुफ्तगू की कि आपने जो है जो जिन शायरों का आपका मुतालिया रहा, तो शबखून में ये तमाम लोग शाया होते रहे और शबखून आपके पास पाबंदी से आता रहा, तो उसमें मज़ामीन का भी आप मुतालिया करते रहे, शायरी का भी मुतालिया करते, इससे आपको बहुत रोशनी मिलती रही। मैं वैसे आपको दरअसल बताऊं, सच्ची बात तो ये है कि मैं जाती तौर पर जो भी तख्लीकात मेरी हुई है अल्लाह का बड़ा फजल है, और मैंने सिर्फ अपने एहसासात को अपनी पोइट्री में शामिल किया है। मैंने अभी कहीं से कुछ बोरो करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई चीज मैंने अपनी पूरी शायरी में कहीं से नहीं उठाई है, न किसी का लहजा, न किसी की बहर, न किसी का आप समझिए ख्याल, न किसी का अंदाज, और बेशतर 99% शायरी हमारे अपने एहसासात की तर्जुमानी, जो मैंने जिया है वही मैं सामने लेकर के आ रहा हूँ। जी, तो ये जो एहसासात हैं उमर भाई, तो जाहिर सी बात है इसमें जो वाकयात हैं, आप जैसे कि बाहर भी, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी आप जाते रहे, तो क्या वहां के वाकयात का भी मामला रहा, या आपने वहां के वाकयात हिंदुस्तान के वाकयात से कंपैरिजन किए, कुछ इस तरह की बातें रही, कुछ वहां के वाकयात में किया हो? मैं आपको बताऊं कि मेरी जो इब्तदाई
जो शुरुआत है शायरी से पहले की, मेरा जो बचपन का दौर है वो बहुत सख्ती में गुजरा। यानी कि हमारे वालिद एक छोटे से बहुत मामूली सी नौकरी करते थे, और उसमें हमारी जो है तरबियत शुरू में जब हुई तो वो जाहिर है कि बड़ी तंगी थी। और जब मैंने होश संभाला, जब मैं कुछ समझने के लायक हुआ, तो मुझे लगा कि भाई घर में माशी बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी मैंने बहुत महसूस करी। और मैं बहुत कम उम्री में अपने वालिद साहब के साथ कारोबार में आ गया। मैं 14-15 साल की उम्र में अब्बा के साथ काम में बाकायदगी से लग गया था, और मैं 16-17 साल की उम्र में तो यूरोप जाने लगा था, आप ये समझिए। तो वो जो मैंने महसूस किया है बचपन का जो दौर है, और जो लोगों का रवैया था, फिर मैं अब्बा के साथ आया, काम किया, पैसा कमाया, फिर मैंने अपना जाती कारोबार शुरू किया, फिर उसमें नशेब व फराद आए, फिर उसमें लोगों का रवैयों में तब्दीली आई, वो सब मैं अपनी शायरी में ढालता चला जाता हूँ। मुझे एक शेर याद आ गया अभी अपना, वो एक कैफियत थी जिसमें मैंने शेर कहा कि मैं बेचकर अपनी मैं दस्तार अभी लौटा हूं, और कुछ लोग मेरे सर के खरीदार हैं। तो ये मेरा अपना जाती जो मैंने महसूस किया, तो ये मैंने शेर कहा। अभी हुआ ऐसा ही है कि मैं रशिया में मेरा बहुत काम हो रहा था, एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस होता था, मैं रशिया काफी बड़ा काम हो रहा था। तो अचानक 4-5 साल पहले की बात है, रशिया ने अपनी करेंसी को 55% डिवैल्यू कर दिया ओवरनाइट, बिल्कुल 55%। तो उसमें जाहिर है कि मैं जिस बायर से काम करता था रशिया में, वो बहुत मुझे घाटा हुआ, बहुत बड़ा घाटा हुआ, करोड़ों का, और बड़े मसाइल आ गए। मुझे वो फैक्ट्री बंद भी करनी पड़ी। तो तमाम चीजें होती हैं। तो उसमें जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको पता होता है कि हमारे पास क्या चीज है, तो सब लोग नजर रखते हैं कि अब इसके पास से ये चीज बिकना शुरू होगी। तो वो मैंने एहसास को शेर में ढाला कि बेचकर अपनी मैं दस्तार अभी लौटा हूं, और कुछ लोग मेरे सर के खरीदार हैं। तो ये मेरा अपना जाती जो है वो मुशाहिदा अपना है, किसी से बोरो नहीं किया मैंने। या मैंने एक शेर और कहा, फिर वो वक्त बदला, तो मैंने एक शेर कहा कि वो सारे लोग जो मुझको बचा भी सकते थे, वो सारे लोग मेरे सामने ही डूब गए। ये मेरा अपना जाती मुशाहिदा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या सारे लोग एक बार फिर से पढ़िए। वो सारे लोग जो मुझको बचा भी सकते थे, वो सारे लोग मेरे सामने ही डूब गए। क्या कमाल। तो मैंने एक कैफियत आई, फिर एक मैंने शेर ये पूरी गजल है या जहन में है उमर भाई? ये पूरी गजल या कुछ याद नहीं, ये तो शेर याद है। दो शेर और याद हो। क्या बात। और इसके अलावा मुझे एक शेर याद आ गया कि जब मैं परेशान था तो लोग तरह तरह की बात करते थे। तो मैंने एक शेर कहा कि मेरी दुआ है कि तुम पे ये दिन ना आए कभी कि लोग हंसने लगे जब कभी भी रो तुम। ये जाती है, मेरी दुआ है कि तुम पे ये दिन ना आए कभी कि लोग हंसने लगे जब कभी भी रो तुम। तो मेरी शायरी को मैंने ज्यादातर कोशिश ये की, जो मेरे एहसासात हैं उसी को अपनी शायरी में मैं कन्वर्ट करता हूँ, आमतौर से, और कहीं से इधर उधर से कुछ नहीं लेता। और मैं एक बात और अर्ज करूं कि मुझे उर्दू शायरी करने के लिए, मुझे उर्दू शायरी कभी मुतासिर नहीं करती है। मैं अंग्रेजी शायरी पढ़ता हूँ, अंग्रेजी पोइट्री, अंग्रेजी नस्र पढ़ता हूँ, वो मुझे उर्दू में उसको मैं ले करके कोशिश करता हूँ कि अगर कोई आइडिया कहीं से मिल जाए तो लाता हूँ। मैं उर्दू शायरी के आइडियाज को अपनी शायरी में बहुत कम लाता हूँ। ये भी एक बता रहा हूँ आपको बात। जैसे मुझे खलील जिब्रान बताया मैंने, ये टैगोर, अब जैसे टैगोर का पढ़ता हूँ तो वो जहन बिल्कुल, टैगोर का मुझे एक याद है, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहता है कि ये जो स्टार्स हैं, सितारे हैं, अगर ये टूट जाएं, वो कहता है कि मिट्टी के दिए को आप बार बार जला सकते हैं, लेकिन अगर सितारा एक बार टूट गया तो वो हमेशा के लिए, इट इज लॉस्ट फॉर एवर। Earth and land can be lighted again and again, but a star is lost forever. अब ये ख्याल मुझे ऐसा मुतासिर करता है कि मैं बता नहीं सकता। क्या बात है, बहुत बिल्कुल सही है। इस ख्याल से कोई शेर
जन्म ले पाया? नहीं, असल में बहुत सारे ख्याल ऐसे होते हैं कि जो इस कदर इम्पोजिंग होते हैं कि उनके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। चढ़ नहीं सकता। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी और बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल उमर भाई, टैगोर के ताल्लुक से मैं बताऊं कि वाकई टैगोर की क्या बात थी, जो है, और लोगों ने यकीनी तौर पर जो हमारी जो सोसाइटी है, यानी जो कौम कह लीजिए, उन्होंने इस तरह के लोगों से इस्तेफादा किया नहीं, वरना मुल्क की दूसरी सूरत हाल भी हो सकती थी। मुझे याद आता है मुझे याद आता है टैगोर ने कहा था कि अपने शहर ले लो, हमारे गांव हमें वापस दे दो। कितनी बड़ी बात थी, कितनी बड़ी बात थी। इसी तरह उनका एक जो है वो है कविता है उनकी, टैगोर साहब की गीतांजलि, तो सब जानते, और भी बातें उन्होंने की हैं। तो उसमें उन्होंने एक वाकया बयान किया था। उन्होंने वाकया ये बयान किया कि साहब की कुछ लोग हैं और जो है एक फारसी दां है, तो कुछ कहता है तो फारसी वाले उसको जो है इग्नोर करते हैं। वो अपने घर में आके कहता है किसी से कि यार ये जबान मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मैं इसको सीखना चाहता हूँ, इसके मुझे बोलने में बड़ा लहजा अच्छा लगता है। तो ये एक वाकया था, यानी उस दौर में, उस पुरफितन दौर की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें हालात ये थे। फारूकी साहब को मैं फिर आता हूँ, फारूकी साहब ने जो मैंने अभी जिक्र किया था उसका की तारीख की तामीर नौ और तहजीब की तश्कीर नौ, उसको आप पढ़िए इरफान भाई, वाकई इतनी बेहतरीन वो मजमून है उसमें। वाकई देख के हैरत होती है कि अगर इस तरफ अब भी तवज्जो की जाए, जैसे कि हमारी नाज़िन तहरीक बकाए उर्दू की भी कोशिश है, और भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो रही हैं। ऐसे आबे हयात का तस्करा आया, आबे हयात के तस्करे में उमर भाई मोहम्मद हुसैन आजाद ने सिर्फ एक गैर मुस्लिम शोरा का जिक्र किया है, वो है दया शंकर नसीम साहब, और शेर उन्होंने किसी दूसरे का डाला है दया शंकर नसीम साहब के ताल्लुक से। पूरी लोग मौजूद है, बहुत से ऐसे लोग हुए जो बाद में उर्दू मुखालिफ भी हो गए, उसकी वजूहात क्या लोग कहते हैं दूसरी बात है, लेकिन ये भी बात रही कि उनको एक तरह से नजरअंदाज किया गया या कुछ भी किया गया, इसकी भी हवाला फारूकी साहब ने दिया है कि यार इस तरह वो करना था। हालांकि उस दौर में भी अच्छे लोग थे, वरना दया शंकर नसीम का नाम ही क्यों होता। लेकिन जो है न जाने क्यों शौरी तौर पर, लाशौरी तौर पर या तहतु शौरी तौर पर बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनको काबिल इतना नहीं समझा गया, या उन चीजों में जगह नहीं दी गई, या फिर जो है उस आला मेयार को उनको देखा गया, वरना ब्रिज नारायण चकबस्त उनका नाम लिया जाता है। लेकिन जो हौसला अफजाई की बात थी कि वो बहुत आगे जा सकते थे, जैसे आप थे, इफ्तिखार आरिफ ने आपको एक दो शेर सुना, जाहिर है कि अगर पूरा सुनते तो कहते यार मत आया करो, या फारूकी साहब अगर मुझसे बात करते कहते कि यार अभी जाओ पढ़ो, क्या बार बार चले आते हो, हर तीसरे चौथे हफ्ते हाजिर हो जाते हो, टाइम निकालते हो। हालांकि सिर्फ हम चाय पीते तो 1 घंटा 1.5 घंटे से ऊपर की गुफ्तगू नहीं होती थी, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा या 2.5 घंटा, कभी कभी 2.5 घंटा, जिस दिन हमने इंटरव्यू किया था 4 घंटे। तो लेकिन उस 1-1.5 घंटे के लिए हम यहाँ से जाते थे, यानी 3 घंटा ट्रेन में सफर करते थे, उतरते थे, फिर वहां से गाड़ी की, फिर वहां बैठे, उनसे बात करके बाहर आए, खाना पीना बाहर खाया होटल में, फिर शाम को ट्रेन पकड़ के वापिस, इतना मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि जो है ये जो बड़े लोग हैं, इनसे जो गुफ्तगू, जो फारूकी साहब का जो ज़हन था, मैं फिर फारूकी साहब की तरफ आ रहा हूँ, तो आपके हिसाब से यकीन तौर पर वो अजीम शख्सियत थे, अजीम, और फन के ताल्लुक से कहेंगे, फन के ताल्लुक से अगर बात की जाएगी तो यकीन तौर पर वो अजीम नक्काद थे। शायर कोई भले ना माने, या हो सकता है कि उनकी शायरी तक अभी तक वो नहज ना पहुंची हो, जैसे मीर की जो सरमा दरियाफ्त है, यकीनी तौर पर लोग मीर को पढ़ रहे थे पहले, लेकिन ये तस्वुर मेरे ख्याल में नहीं था कि मीर गालिब से बड़े शायर हैं, ये तस्वुर नहीं था। लोग पढ़ते थे, कुछ लोग थे, लेकिन बाकायदा दलाल के साथ पेश करना किस तरह की चीजें हैं तो वो नहीं थी। तो वो अफिक्शन की बात, बिल्कुल इतना बड़ा नाकिद, कोई और नाकिद तो इस तरह की चीजें लेके नहीं आ सका, मैं इतनी बड़ी शायरी में भी नहीं लेके आ सका, यानी फुज़ैल जाफरी साहब जितने बड़े नाकिद हैं उतने बड़े शायर नहीं है, या सलीम अहमद, मामला बराबर का है, या और लोग जिन्होंने की शायरी। फारूक साहब की शायरी को आप कह सकते हैं, आसमा मेहराब के बारे में बात आई, उस पर खुर्शीद अकबर भाई ने बड़ा अच्छा मजमून लिखा, मीर के 72 निश्तर के तौर पर नैयर मसूद साहब ने भी लिखा, वो अपनी जगह। लेकिन देखिए फिक्शन निगार, अजीम फिक्शन निगार तो उनको कहा जाएगा, अजीम नाकिद तो वो पहले से हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने की, और जिसके आगे लोग अभी चिराग से चिराग जला रहे हैं, वो जैसा मैंने जीने का जिक्र किया कि नाज़रीन कि अगर 20 से निकल जाए तो उसके आगे ख्याल आ नहीं सकता, जब आप कोई चीज देखते तो उसके बाद समझ में आता है। जैसे गालिब का शाह से आगे बात हो रही है, या जैसे खुद बानी ने कहा है कि खाक की वसअतों से बाखबर करती हुई एक नजर इम्का हजार इम्का सफर करती हुई, लेकिन वो एक नजर का होना जरूरी है हजार इम्का के लिए, हजार इम्का सफर करने के लिए उस एक नजर का होना जरूरी है। उमर फारूक साहब आज शायरी कर रहे हैं, उमर फारूक भाई अगर इनके सामने अंग्रेजी नज़में ना होती, खलील जिब्रान ना होता, तो यकीनी तौर पर ये काम नहीं कर सकते थे,
क्यों उमर भाई? ये लहजा नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैं टैगोर से और खलील जिब्रान से बहुत मुतासिर हूं, और अगर मैंने उनको नहीं पढ़ा होता तो शायरी का ये लहजा नहीं होता, ये बात है। तो इसी तरह इस देखिए, बीच जिन में लोगों ने पढ़ा है जी जी, इस बीच में मैं बताता चलूं कि मीर साहिब हसन वो माशाल्लाह कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनने को मिला। नक्शब मसूद साहब कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत जो है हमें ख्यालात सुनने को मिल रहे हैं। हसन इमाम सद्दीकी साहब सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं। रजिया बेगम साहिबा भी सलाम और दुआ और अमेजिंग इन्होंने कमेंट किया है। परवेज जफर साहब तो बहरहाल मुजफ्फर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इस बीच में और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देख पा रहा हूं। एक आपने नज्म तहरीर की है आपदा, तो इसके साथ साथ आपने आपका जी अग्निपथ, जी 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 फिर जी, अग्निपथ ये कोविड के वक्त में मैंने लिखी है नज्म ये। बिल्कुल, मैं यही चीजें कुछ गिना के, क्योंकि मैं जी जैसे आपने नज्म शाहीन बाग पे लिखी है, जी नज्म जी खान जी जी पे लिखी है, और जी ये अग्निपथ जैसी, ये जाहिर सी बात है यही जो दिल्ली के जो जी जी इतना जी बड़ा हंगामा बरपा रहा, जी इस बीच में जी ये शेर भी क्या उसी जमाने का है कि बस्ती के लोग आकर जंगल में छुप गए, जी जंगल जी के जी, लोग अपनी पहचान कर रहे हैं। बिल्कुल उसी जमाने का। ये जब दिल्ली में फसादात हो रहे थे उसी वाह वक्त मैंने लिखा था, ये जो एनआरसी का सब हो रहा था, और फिर दिल्ली में वो कश्मीर में। मैंने उसमें एक और लिखा है कि झेलम से आग चलकर यमुना तक आ गई है, पानी में भड़के शोले हैरान कर रहे हैं। ये पूरी गजल है मेरी। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो इसमें से तो कुछ हमें इस वक्त सुनने को मिल पाएगा, चाहे वो अग्निपथ हो या मैं आपको शाहीन बाग या मैं इस तरह आपको के। एक सुना देता हूँ, एक नज्म और जी मुझे याद आ गई, नुक्कड़। जी ये दिल्ली में जो जी जी। फसाद हुआ उससे हाँ, मैंने मुतासिर होकर के लिखी थी वाह कि गली के नुक्कड़ पे चंद लोगों ने एक लड़के को धर लिया था, क्या बात। फिर उससे पूछा कि नाम क्या है। वो इससे पहले कि कुछ बताता किसी ने उसकी कमीज फाड़ी, ओए होए तो उसकी गर्दन में काले धागे में एक चांदी की छोटी डिबिया में मोम जामा किया हुआ कुछ लटक रहा था। ओए होए। ये क्या है इसमें, सवाल पूछा। ये माँ की मन्नत है, मेरे होने की है गवाही। हाय हाय हाय, कलंदरों के ये दस्ते शफकत से जाफरानी हरूफ में बस कलाम मौला लिखा हुआ है, जो मेरे होने का सिलसिला है। क्या ये बात। बात फौरन समझ गए सब। किसी ने चुपके से कुछ कहा फिर, जो शोर बनकर गली के नुक्कड़ से चारों समतों में खो गया था। वो एक लड़का जो है तुबारो यकीन में दीवार हो गया था। और गुजरने वालों ने फिर ये देखा, गली के नुक्कड़ पे माँ की मन्नत, वो मोम जामा, वो एक चांदी की छोटी डिबिया, वो एक धागे में वो एक काले धागे, वो एक धागे में वो एक धागे में, वो एक काले धागे में। आखिरी मिसरे में साहब भूल रहा हूँ। गुजरने वालों ने फिर ये देखा, गली के नुक्कड़ पे वो मोम जामा, वो एक धागे में काली ये आखिरी मिसरे मुझे याद नहीं आ रहे साहब। बड़ी उम्दा नज्म है ये भी। ये हाँ, आखिरी मिसरे बिल्कुल जहन से अभी। गुजरने वालों ने फिर ये देखा, गली के नुक्कड़ पे मोम जामा, वो एक चांदी की छोटी डिबिया, वो एक गर्दन में काले धागे के साथ ऐसे लटक रही थी कि जैसे जिंदा वली की चौखट पे लोग आकर खड़े हुए हों। ओए ओए ये ओए, लगे, जिंदा वली की चौखट पे, वाह लोग क्या, आकर खड़े हुए। क्या बात है, वाह, बहुत तो ही ये बहुत दिल्ली के फसाद में वो कोई एक वाकया मेरी नजर से गुजरा, उससे मुतासिर होकर के, जैसे हमारे यहाँ के हालात हैं कि कोई अगर हिंदू इलाके में फंस जाए तो उसको मुसलमान कोई हिंदू इलाके में फंस जाए तो उसको मार देते हैं, और कोई हिंदू मुस्लिम इलाके में आ जाए तो उसे मार देते हैं। ये अलमिया है इस मुल्क का। उसी इस कैफियत अलमिया को को लेकर के मैंने ये नजर दी। बेशक मंटू ने भी अपने अफसानों में बरता है। जब हम उनकी जी छोटे छोटे अफसानचे पढ़ते हैं तो उस्तरा नाम का एक अफसानचा बिल्कुल हूबहू
मतलब जी मैं कह सकता हूं कि आपने नज्म और उन्होंने बिल्कुल छोटा सा अफसानचा, मैं कहूंगा कि उस तरह से वो आजार बंद कट जाता है और इस तरह से वो मतलब जी पहचान हो पाती है कि ये जी मुस्लिम जी इलाके में एक हिंदू है। तो बहरहाल जी जी बहुत ही खूबसूरत ये समा बंधा हुआ है। इस बीच में क्योंकि हम शमसुर रहमान फारूकी की बात कर रहे थे, जी जावेद भाई, जरूर यानी इस जगह में ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से मिलना सबका कहाँ नसीब होता है, और जो मिल जाते हैं वो नसीब वाले कहला सकते हैं। और इस जी बीच में आप दो शख्सियात उनसे फैज़याब हो चुकी हैं, और ये करम, या मैं कहूँगा कि ये नसीब मेरा भी है कि जावेद भाई आप ही की वसातत से मैं और मरहूम आनंद क्या लहर नाम, साहब। हाँ, आनंद लहर आनंद। साहब, हम भी, जी जी, आनंद लहर साहब, हम भी उनके घर तक पहुंचे हैं और उनसे सलाम दुआ हुई थी। वो मौसम भी बड़ा सर्द था और ना चाहते हुए भी उनको बाहर आना पड़ा। हमने इंतजार भी बहुत किया, वो आपको भी याद होगा। बहरहाल वो भी एक याद है। उसके बाद उनसे मिलना दिल्ली में भी हुआ। गालिब खस्ता के बगैर उनका एक बहुत खूबसूरत लेक्चर था, उसमें भी हमें उनसे बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिला। इस बीच में उनके बहुत सारे अशार मैं निकाल के रखा था कि कहीं ना कहीं जब गुफ्तगू उन्हीं पे होगी, और हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि आज शमसुर रहमान फारूकी के बहुत करीबी यानी उमर फारूक साहब से हम उनकी शख्सियत, उनकी ज़ात, उनका उठना बैठना, इस हवाले से बातें कर रहे थे। बहुत सारे शेर जो शमसुर रहमान फारूकी साहब के मैं यहाँ लिखकर अपने नाजरीन और बिलखुसूस उमर साहब आप तक पहुंचाना चाहूंगा जी कि उनका ख्याल हर तरफ, उनका जमाल हर तरफ, क्या बात। उनका ख्याल हर तरफ, उनका जमाल हर तरफ, हैरत जलवा रूबरू दस्ते सवाल हर तरफ, मुझसे शिकस्ता पास है तेरे मुझसे शिकस्ता पास है शहर की तेरे आबरू, क्या मुझसे बात। शिकस्ता पास है शहर की तेरे आरजू, छोड़ गए मेरे कदम नक्शे कमाल हर तरफ, छोड़ क्या गए कहना। तेरे कदम नक्शे कमाल हर तरफ। और चार मिसरे और सुनाना चाहूंगा जावेद भाई, देखिएगा कि इधर से देखें तो अपना मकान लगता है, इधर से हम्म देखें तो अपना मकान लगता है, एक और जाविये से आसमान लगता है, सरकने लगती है तभी कदम तले से जमीन, जब अपने हम्म हाथ में सारा जहान लगता है। क्या बात तो है, क्या शेर है साहब। इस तरह वाह के वाह। अशार के खालिक शमसुर रहमान फारूकी के हवाले से हम बात कर रहे थे आज उनके बाही उमर फारूक साहब से। तो उमर फारूक साहब बहुत ही खूबसूरत, नक्शा भी कह रहे हैं कि हाँ मंटू याद आ गया, बहरहाल शुक्रिया। खुर्शीद नवाज साहब भी आपको सलाम और दुआ कह रहे हैं। जी जी साहब। जी इस बीच में क्योंकि वक्त भी हमारा 1 घंटा और 42 मिनट हो चुके हैं, बहुत वक्त हो जी गया जी बहुत बहुत वक्त हो चुका जी। जी मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि चूंकि आप दयारे गैर में भी रहे हैं, अपने इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, बहुत सारे ममालिक जी में आपने सैर व तफरी की है और बेशुमार अदबी दोस्तों से आपकी मुलाकातें रही हैं, अदबी महफिलों में बैठना उठना रहा है। उर्दू अदब को लेके और बिलखसूस जो नई नस्ल है हमारी, इससे मुतल्लिक आप किस हद तक मैं कहूँगा कि उम्मीद बांधे हुए हैं, और आइंदा अपनी नस्लों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे उर्दू के हवाले से? देखिए उर्दू अदब तो इंशाल्लाह हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। और नई नस्ल में कुछ लोग बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं किसी तरह का। जी लेकिन एक परेशानी ये है कि कुछ लोग जो अच्छी शायरी कर रहे हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, और जो लोग एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो आगे आ रहे हैं। वो एक बड़ा, ये सबसे बड़ा मसला है। जो जिस ये ग्रुप से जुड़ा है उसको आगे प्रमोट कर रहा है, लेकिन जो अच्छे शायर हैं, अच्छे लोग हैं, वो पीछे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि शायरी नहीं हो रही, शायरी बहुत अच्छी हो रही है, इंडिया में भी हो रही, पाकिस्तान में भी हो रही है, यूरोप में भी हो रही है। तो ये उर्दू अदब तो रहेगा हमेशा इंशाल्लाह, अच्छी शायरी भी होती रहेगी। लेकिन ये जो, इसके लिए क्या कहें, ये जो मुशायरों का एक जो जावेद भाई सिलसिला आपके जहन हिंदुस्तान में में। बहुत सारा चल रहा होगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी ये कहता चलूं कि देखिए दो ग्रुप इस वक्त भी बहुत ज्यादा माने जाते रहे थे, यानी एक फारूकी ग्रुप और दूसरा नारंग ग्रुप। जी जी चाहे वो शेरी बज़्में हो या नसरी, जहां भी
तो ये जरूर कहा जाता रहा कि ये नारंग का है और ये फारूकी साहब का है। और इसके अलावा आज भी बहुत सारे ऐसे शोरा के ग्रुप हैं कि यहाँ से उठा के दिल्ली बम्बई ले जाना या अलग अलग हलकों से उठा के दोहा, कतर, इंडिया तक ले जाना, पाकिस्तान ले जाना। बात आपने वही की मुख्तसर अंदाज में, ढके छुपे अल्फाज में। शायर हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और जो एक दूसरे की दोस्ती में हैं और वो प्रवास कर रहे हैं। जावेद भाई आप बताएं। मैं आपको एक बात यहाँ अर्ज करूं कि जितने हिंदुस्तान पाकिस्तान में अदीब और शायर हैं, बेशतर से हमारा जाती ताल्लुक है। सब मेरे साथ फेसबुक पर मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं। जब मैं अपना कोई शेर या नज्म पोस्ट करता हूं, इक्का दुक्का लोग उस पर कमेंट करते हैं, बेशतर लोग खामोश रहते हैं। तो मैं सोचता हूं इन लोगों को क्या हो गया, ये हकीकत से इनराज क्यों कर रहे हैं, ये दिल अपना कुशादा क्यों नहीं करते। और अगर दिल कुशादा नहीं होगा, आपके अंदर वसअत आ नहीं सकेगी, आपको अल्लाह तौफीक नहीं देगा बड़ा आदमी होने की, कभी बड़े आदमी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात कही उमर भाई आपने। जैसे कि अब ये नाकिदों की बात आप कीजिए, जैसे मिसाल के तौर पर शायरी की गुफ्तगू आपने की, जाहिर है कि मैं भी कुछ शायरी करता हूँ, इरफान भाई भी करते हैं और आप भी करते हैं। तो ये एक अजीब सी बीमारी है, इसको मैं बीमारी का नाम देता हूँ कि मतलब जो है खुले तौर पे एतराफ नहीं होता, या कहीं जहन में ये होता है कि यार इससे अच्छे शेर तो हम भी कह सकते हैं। ये एक अजीब सी बात है। लेकिन तनकीद में ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर आपने बहुत उम्दा मजमून अगर लिख दिया है, वाकई वो इस काबिल है, तो यकीन करें कि उसकी जो है तारीफ फारूकी से लेके, नारंग से लेकर, अतिकुल्ला सर से लेके तमाम सारे लोग, नारंग साहब, फारूकी साहब से लेकर सारे लोग करें कि यार वाकई आपने बहुत अच्छा मजमून लिखा है। तो शायद यही वजह रही। मैं आपको बताऊं कि अक्सर मुझे इत्तेफाक हुआ है शेर पढ़ने का, कहीं कहीं पर हिंदुस्तान में ज्यादा, यूरोप में तो लोग न्यूट्रल हैं, वो बेहतरीन बात करते हैं। तो यहाँ तो जितने लोग डायस पर मौजूद रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। मुझे लगता है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या, वो खामोश हो जाते हैं, सबको बोलते ही नहीं। और वो चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस शेक हो और आप डायस पे उतर जाए। लेकिन हमारे एक मेहमान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल था। तो वो ये कह रहे थे, गालिबन मुझे लगता है या तो तनवीर फूल साहब थे या कोई और थे, अब मैं जहन में नाम नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जब आगे एक शायर अपना कलाम पढ़ रहा होता है, दूसरे पीछे सेटिंग कर रहे होते हैं कि हमने अगला मुशायरा कहाँ पढ़ना है। तो वो दाद और तहसीन जो है अपने हल्के में लोग नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को सुनाते नहीं है। ये तो एक हम लोगों का सिलसिला ये है कि हम लोग मुशायरे वाले आदमी ने, हमारा तो हम अपना बेसिकली तो हम एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है, तो हमें इसकी कभी फिक्र नहीं होती, कोई बुलाए कहीं जाए, वक्त नहीं होता एक तो पहली बात, तो ये हमें मसला नहीं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि लोगों को कुशादा दिल तो होना चाहिए कि अच्छे शेर पर कम से कम आप सच तो बोलें, अगर किसी ने कुछ अच्छा कहा बोले तो ये अच्छा, एक मसला है। लेकिन जो दूसरी जबानों का जो अदब है उमर भाई, जैसे कि अंग्रेजी शायरी का या और जगह भी जायज है कि उसकी भी महफिलें सजती हैं, यूरोप में, अमेरिका में, या जाती जबान की छपती हैं, तो मतलब वहां तो इस तरह का माहौल नहीं होगा मेरे ख्याल से। आपने तो उसमें भी शिरकत की होगी। मैं आपको बताऊं कि मैंने यूरोप में खूब पढ़ा है, बहुत मुख्तलिफ जगहों पर पढ़ा है, जर्मनी में पढ़ा है, इंग्लैंड में पढ़ा है। वहाँ इतने सच्चे लोग होते हैं, अगर आपने अच्छी शायरी करी तो वो बिल्कुल जी खोल करके आपको दाद देते हैं। वहाँ कोई इम्तियाज नहीं कि आप छोटे हैं, बड़े हैं, कहाँ के हैं, कौन है, कुछ नहीं। अगर शायरी अच्छी है तो दाद मिलेगी आपको। ये मसला जो है हमारे हिंदुस्तान का है कि लोग बोलते ही नहीं। यहाँ पर दिलों में रंज गुबार सारा यहीं पर भरा हुआ है, कदूरतें सारी यहीं मौजूद हैं। ये लोग इनके जहन कुशादा नहीं हुए। कुछ लोग होते हैं कि हाँ कुछ बोल देंगे, वो भी बहुत मुख्तसर बोलेंगे, जो सच है वो नहीं बोलते। तो ये मसला है इंडिया का, बाहर ये मसला जी बिल्कुल नहीं। मैं आरिफ नकवी साहब की मैं किताब, जो आपसे भी गुफ्तगू रही है उमर भाई, और आरिफ नकवी साहब का नंबर आरिफ नकवी साहब के साथ मैं हाइडेलबर्ग में, जर्मनी में एक प्रोग्राम में मैं साथ था उनके। जी तो उन्हें वो अभी अपना फ्रैंकफर्ट से हम, आरिफ नकवी साहब, तकी आज़दी साहब और इकबाल हैदर साहब, हम लोग साथ ट्रैवल करके गाड़ी से गए थे हाइडेलबर्ग। अल्लामा इकबाल पर एक प्रोग्राम था हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हम भी थे वहां पर। तो आरिफ नकवी साहब से मेरी पहली मुलाकात वहीं पर हुई थी।
तो जब मैंने शेर पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा यार तुम तो बड़े अच्छे शेर कहते हो, कहाँ से हो, क्या हो? तो मैंने बताया कि भाई मैं तो बिजनेसमैन हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंडिया से आया हूँ, अपना इकबाल भाई जानते थे, उन्होंने बुला लिया। तो वो बहुत अच्छे आदमी, वो फैज साहब के साथ रहे हुए, वहाँ जर्मनी में फैज साहब उनके घर में रहा करते थे। जी जी, उन्होंने दो वाकया बताया है कि जी इस तरह के ताल्लुक से। एक तो खुद उनकी अपनी कव्वाली के ताल्लुक से है कि यूरोपियन यकीनी तौर पर जो यूरोप आगे है या अमेरिका उससे आगे है, तो उसमें कुछ खासियत भी है, कुशादा दिल वो लोग होते हैं। मैं नाजरीन को एक वाकया उनका बताऊं, वो पढ़ने को भी मिलेगा कि जो है उनकी कव्वाली थी एक, जो अब कव्वाली का अपनी तर्ज है, जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की इजाद आप कह लीजिए, उस तरह का तर्ज यूरोप में जर्मनी में नहीं है। तो किसी प्रोग्राम के तहत एक साहब उनके पास आए, एक ग्रुप आया, कहा कि हम आपकी कव्वाली सुनना चाहते हैं, वो भी चर्च में। चर्च में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें कव्वाली पेश की जा रही है। कव्वाली के जुमले क्या है जनाब, लास्ट में वो अल्लाहू 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 करके झूमने का जो माहौल है, जो पूरा तबले की थाप पे, ये तमाम चीजें हैं। उनको इनसे कोई मतलब नहीं है कि यार आप अल्लाहू क्यों कह रहे हैं, आप गॉड क्यों नहीं कह रहे हैं, राम क्यों नहीं कह रहे वगैरह, कोई मतलब नहीं है। बहैसियत एक फन के, एक सिन्फ के, उन्होंने कव्वाली का प्रोग्राम अपने वहां रखा। और जब समा बनता है तो हम सब जानते हैं कि जब समा बनता है तो बनता है। तो वहां के लोग गवाही देंगे कि वहां जब अल्लाहू अल्लाहू की वो जो थाप पे जो चली है, तो एक एक ईसाई पूरा गिरजाघर गूंज रहा था, पूरा चर्च गूंज रहा था, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तो ये कुशादा दिली की बात है, जबकि वो सब जानते थे ये खास अल्लाहू एक खास मजहब का नाम है, ये चीजें करते हैं। लेकिन ये चीज दूसरी बात, उन्होंने एक बात बताई थी नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात वो लिखी है, वो मैं पढ़ रहा था कि ये लोग जो है जा रहे थे कहीं पे, एक प्रोग्राम था, वो जर्मनी का जो है वो नायब वजीर आजम, उप प्रधानमंत्री जो है, डिप्टी जो है वो प्राइम मिनिस्टर, उसको कहीं प्रोग्राम पे जो है, वहाँ एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, तो वहां उनको प्रोग्राम पे जाना था, पहाड़ी पे मामला था, वहां से बहरहाल इन लोग का एक साथ हुआ, ये साथ में चले गए, इनको वो जानते थे। तो वहां उतरने के बाद जो है एक मामूली से सिपाही ने रोक दिया गाड़ी, नायब वजीर आजम की गाड़ी, एक सिपाही ने, आप तो गए हैं और आप देखेंगे कि वो जो है रोक दिया, उसने कहा कि साहब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। तो उन्होंने बताया, गार्ड उतरा, उसने कहा सर ये नायब वजीर आजम है, इनकी गाड़ी का ना हमारे ऑफिसर का हुक्म है कि गाड़ियां फुल हो गई, अब आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो नकवी साहब लिखते हैं कि वो भी पक्का जर्मन था, डिसिप्लिन का पक्का ओरिजिनल जर्मन था, उसने कहा नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद उन्होंने जो है बाकायदा वो उतरे नायब वजीर आजम, उनकी बीवी जो थी वो थोड़ा सा कल्ब की मरीज थी, तो उसको बताया कि कोई छोटी गाड़ी कुछ इस तरह हुई, भाई ये कम से कम ऊपर चली जाए, उसको उसने अलाउ किया अपने ऑफिसर से वो करके। और बाकी ये लोग सारे लोग पैदल गए ऊपर चढ़ करके, यानी वो चीफ गेस्ट भी जा रहा है इनके साथ, जिनके लिए लोग वहां नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं। तो ये फर्क है, देखिए आप, कि अगर यहाँ होता है एक मामूली विधायक की बात होती है, एमएलए की बात होती है, तो पूरा अमला ही सस्पेंड हो जाता ये एक, तो यकीनी तौर पर ये चीजें हैं। तो यूरोप से हमें सीखने की बात है। फारूकी साहब का भी जो है अमेरिका में, लंदन में जो सोसाइटी रही, कई चांद सारे आसमान को अवार्ड्स भी दिए गए, और जाती तौर पे यकीनी तौर पर हम उन्हें बड़ा अजीम शायर माने ना माने, लेकिन अजीम फिक्शन निगार मानने में और अजीम नाकिद मानने में मेरे ख्याल से जो है कोई इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, जो है, क्यों उमर भाई? बिल्कुल, बिला शुबा, इसमें कोई शक नहीं। और हम सब उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी यादें हम लोग हमेशा अपने साथ रखेंगे। अल्लाह ताला उनको बेशक आखिरी लम्हात में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं उमर साहब, मैं सिर्फ आपको यानी खुर्शीद नवाज साहब को भी, नक्शब मसूद साहब ने लिखा है कि हिंदुस्तान में शोरा का कद 52 गज से भी ज्यादा ऊंचा है और वो अपने आगे किसी को भी अहमियत नहीं देते। बहरहाल फन के तनाजुर में। उसके बाद मोइनुद्दीन उस्मानी साहब लिखते हैं, मैं देर से आया हूँ। बहरहाल आप वाकई बहुत देर से आए हैं। और शबाना अरब साहिबा, वो भी बहुत देर से आई हैं। आज यकीन जानिए बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही उमर साहब के साथ। लेकिन उमर साहब, जाते जाते मैं फिर से कोई एक शेर आपका सुन के ही आपसे इजाजत चाहूंगा। और बाकी हमारे नाजरीन जो अभी अभी खुद कह रहे हैं कि माजरत के हम बहुत देर से आए हैं, तो शायद शेर देर से समझ में आए, लेकिन ये कह रहे हैं कि शेर जरूर सुनेंगे। जी 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 जी, मैं एक शेर आपको सुनाता हूँ, एक दो शेर और याद आते हैं तो सुनाता हूँ। जी जी जी। ये शहर छोड़कर जाना बहुत जरूरी है,
यहाँ पे ख्वाब में लोगों का दम निकलता है। ख्वाब में लोगों का दम निकलता है। क्या ये बात। कौन है जो तेरी जुल्फ का असीर हुआ, ये जुल्फे यार है बरसों में खम निकलता है। बरसों में खम निकलता है। वाह। ये कौन है जो तेरी जुल्फ का असीर हुआ, ये जुल्फे यार है बरसों में खम निकलता है। और इंशाल्लाह फिर अगली नशिश में फिर बाकायदा हम अपनी डायरी लेकर के बैठेंगे, इंशाल्लाह फिर खूब शायरी सुनाएंगे आपको। जी जी। और तमाम लोगों का हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत मोहब्बतें आप लोगों की, खास तौर से इरफान भाई आपकी और जावेद भाई, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया। और नाजरीन तमाम जिन लोगों ने हम लोगों को सुना और देखा, उन और सब की यकीन बड़ी जानिए आज मोहब्बत। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, चाहे वो नाजिया बेगम खान साहिबा हों, लगातार आखिरी कमेंट फिर आया है कि बहुत खूब। शबाना साहिबा, मोइनुद्दीन साहब, नक्सब साहब, खुर्शीद साहब, जितने भी हमारे, चाहे मीर हसन साहब जो अभी अभी कमेंट्स भी करते जा रहे हैं, परवेज साहब, यानी 2 घंटे की हमारी नशिस्त रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़रीन भी हमारे साथ बने रहे। तो नाज़रीन बस दुआएं करते रहें कि हमारे इल्मियत भी हल्के इसी तरह एक दूसरे की पजीराई करते रहें, हौसला और दिल कुशादा रखें, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। और जावेद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी बहुत खूबसूरत इस बज़्म का मैं कहूँगा कि एहतमाम किया। आपका वीडियो भी रुक गया है शायद, मुझे लगता है। हाँ, चल गया। तो अब मैं इजाजत चाहूँ या कुछ आप कहना चाहते हैं जावेद भाई? नहीं, मैं तो बहुत शुक्रिया जो है उमर भाई, 2 बातें हो गई 2 घंटे गुफ्तगू में। इरफान भाई, मैं समझता हूँ कि वक्त भी हमारा जाया नहीं गया। हमारी 1 घंटे की गुफ्तगू शख्सियत पर होती है, शख्सियत पे होती है। तो हमने उमर भाई को भी सुना, खूब सुना। फारूकी साहब के हवाले से यकीनी तौर पर उनकी तनकीदी हिस्सियत के हवाले से तो बहुत गुफ्तगू हो रही है। और जिन लोगों ने और उनको किताबों के हवाले से उन पे गुफ्तगू की भी जा सकती है, क्योंकि किताबें मौजूद हैं। लेकिन जो जाती ताल्लुकात होते हैं, जैसे मेरे रहे, जैसे आपके भी रहे, या जो है ज्यादातर जो है उनके रहे, हमारे उमर भाई के रहे, तो इस तरह की यादें जो होती है, तो जब हम शख्सियत को फन के साथ मेल करके देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, कोई तजाद नहीं है। बहुत सी चीजें होती है इसमें उमर भाई, तजाद भी होता है, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। लेकिन फारूकी साहब के अंदर यकीनन उनके एक शर्त सिर्फ होती थी, जिसकी मैं फिर बार बार वो कहूंगा कि जो लोग उनसे बदजन है, या जो है वो सिर्फ अपने इल्मी उसकी खुद एहतसाबी जिसको कहा जाता है उर्दू में, सेल्फ क्या कहते हैं, क्या सेल्फ एनालिसिस उमर भाई कहेंगे, सेल्फ एनालिसिस ना। बस ये करें तो देखें कि इतने बड़े कद आदमी अगर आपसे गुफ्तगू कर रहा है, बात कर रहा है, जिसकी ये हाल थी नाजरीन की। महबूब रहमान फारूकी साहब के साथ जब वो जाते थे कहीं रास्ते में, स्कूल जाते थे, तो महबूब रहमान फारूकी साहब उनका हाथ पकड़ के रास्ता दिखाते हुए चलते थे, और उनके हाथ में ये किताब होती थी। जी। ये फारूकी साहब ये पढ़ते हुए क्लास तक जाते थे। रोशनाई जो निकला है, जो शुमारा पाकिस्तान का या उर्दू चैनल ने निकाला था एक जमाने में, शमसुर रहमान फारूकी नंबर, उसका आप मुताला करें, या खुद उनकी अपनी किताब है, या मजमून है फारूकी साहब का, मैं कौन हूँ ऐ हम नफ्सा, ये छपा था मजमून आजकल में। तो इस तरह की चीजें असल में पढ़ने का ट्रेंड लोगों का उमर भाई घट गया है, मैं कहूंगा। वो जो है लोग इस्तेफादा कर रहे हैं इंटरनेट पर, तो इस तरह की चीजों को ही पढ़ें, तो जानेंगे कि वाकई किस तरह की शख्सियत थी फारूकी साहब की, किस तरह का वो लिखते थे। तो बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ, तहरीक बकाया उर्दू की जानिब से भी, और आपका निहायत आपने कीमती वक्त निकाला, हमारी गुफ्तगू हुई और आपने इतनी बातें की। अब इंशाल्लाह 2 प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा, एक तो फारूकी साहब के हवाले से भी उम्दा गुफ्तगू हो गई, फिर हमने उमर भाई के हवाले से भी उमर भाई को बहुत सुना। यकीन तौर पर उमर भाई इंशाअल्लाह ताला करें। जी, अभी हमने उमर साहब से जो है इनका जो जाती जो सफरनामा है, हमने वो तो छेड़ा ही नहीं, जो हमारे इस प्रोग्राम के, तो वो हम जरूर इंशाल्लाह फिर कभी बैठेंगे। आखिरी लम्हात में डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा शिराजी साहब कहते हैं कि मुलाकातों का ये सिलसिला बेहतरीन है, इसे जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब मीर साहब हमें कह रहे हैं कि सर ये बहुत अच्छा सिलसिला है। तो हम अपने नाजरीन, सामीन और तमाम जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनकी उम्मीदों पे कहीं ना कहीं पूरा उतरने की कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह ये बनाए रखे। तो नाजरीन, इस तमाम गुफ्तगू को जहनों में महफूज रखिएगा। इसी तरह की शामें हम और आपके लिए एहतमाम करने की कोशिश करेंगे। फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। जब तक के लिए हमें आज, यानी बिलखुसूस मुझे, यानी आपके मेज़बान इरफान आरिफ के साथ साथ
हमारे खुसूसी मेहमान जो उमर फारूक साहब हैं, उनको और हमारे जावेद भाई को दीजिए इजाजत। फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज, शब्बा खैर। खुदा हाफिज।